बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और हमेशा जैसे हम बात भी करते आते हैं कि दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए। उस पाक ज़ात का शुक्र अदा करने से हमें दिन का आगाज़ करना चाहिए। सुबह उठते ही हम फ़ोन तलाश करने लग जाते हैं, यकीन जाने ये बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़हनी तौर पर, आप दिली तौर पे इत्मीनान में रहें, आप पूरे जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल हल्का महसूस करे, आपकी रूह जो है वो हल्का महसूस करे, तो यकीन जाने उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस है सुबह जैसे ही हम नींद से बेदार होते हैं सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें कि एक नई सुबह उसने हमें दिखाई है। और फिर उठें, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, तलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ करें, दुआ करते हुए कि अल्लाह पाक आपके काम में, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपको बुरे सोहबत से, बुरे लोगों से, किसी बुरे इंसिडेंट से आपको महफूज रखे। उसके बाद आप घर से रवाना हुआ करें ताकि हर तरह की सख्ती, मुसीबत, मुश्किलात से अल्लाह पाक आपको महफूज रखे। फिर फैमिली को थोड़ा सा वक्त ज़रूर दिया करें, क्योंकि अक्सर हमें देखने को मिलता है, सुनते भी हैं कि फ़ैमिली को लोग बहुत कम वक्त देते हैं। अगर फैमिली से सुने तो ये सुनने को मिलता है कि वो हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं होता। देखें, हम जो इतनी तकव्वुर करते हैं, इतना कमाते हैं, इतनी हैक्टिक रूटीन हमारी हो जाती है, वो किस लिए होती है? इसी फैमिली के लिए होती है। तो अगर आपने इसी फैमिली को वक्त नहीं देना तो फिर आपकी इतनी कमाई का, इतनी मेहनत का, इतनी जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसका क्या फ़ायदा? तो कोशिश किया करें कि ठीक है पूरा दिन आप मसरूफ़ हैं, लेकिन जब आपने सुबह घर से निकलना तो फैमिली को वक्त देकर निकले ताकि पूरा दिन वो खुश रहें। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के ओवरऑल मौज़ूआत बड़े इंटरेस्टिंग है। टॉपिक बताने से पहले आपके साथ एक जो स्टोरी है वो शेयर कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी फ़ोन का जिक्र किया तो ये फ़ोन बड़ा ख़तरनाक है और इस फ़ोन पे हम बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी मोबाइल गेम्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा हमारे लिए वो बड़ी अच्छी फ़ायदेमंद साबित रहती हैं, बहुत कुछ हम सीखते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बड़ी वो ख़तरनाक भी हमारे लिए हो जाती हैं। घर से भागकर शादी करना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ना ये अच्छी बात है, ना ये अच्छा मैसेज लोगों तक पहुंच रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इस्लाम ने आपको ये वाज़े हक दे दिया है कि आप अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं। अगर वो लड़का आपको पसंद था तो आप अपने घर वालों से अपनी पसंद का इजहार कर सकती थी। तो ये बिल्कुल गुड जेस्चर नहीं है, ये अच्छा मैसेज नहीं है। आप अपने घर वालों के पास वापस आए, आप उनसे माफ़ी तलब करें कि ये जो आपने घर से भागने वाली गलती की है। और देखने वाले तमाम पेरेंट्स से भी मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हुआ करें ताकि वो भी ये हरकत कहीं ना कहीं ना करें, उनके माइंड में भी ये सोच ना आए। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाज़रीन, हम पानी की बात करने वाले हैं। सिंतास मुआहदा पिछले दिनों एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस भी हुई जो आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी। तो पानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कुदरती वसीला नहीं होता, बल्कि देखें किसी भी मुल्क की बात करें, हम तो हैं ही ज़रात पर, हमारा एग्रीकल्चर ममालिक में हमारा शुमार होता है। मईशत की बात करें, ज़रात की बात करें, खुराक की बात करें, इसके साथ साथ जो कौमी सलामती की ओवरऑल जो बुनियाद है वो इस पर टिकी हुई होती है। तो इसके साथ साथ आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। चैलेंज क्या है? देखें, जिसका ताल्लुक जो है वो दरियाओं से है और आने वाली नस्लों का जो मुस्तकबिल है ना वो भी इसके साथ है। हम क्या देखते हैं कि भारत की जानिब से जो चीज़ें देखने में आई हैं वो सिंतास जो मुआहदा है उसको मुअत्तल करने और मगरबी दरियाओं पर नए मनसूबे की जो रफ्तार है वो तेज़ होने के बाद पाकिस्तान में जो पानी की दस्तयाबी है, उसके जो ज़रात है, बिजली की पैदावार, इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो असर पड़ेगा। कौमी सलामती पर कई संजीदा सवालात जो है वो उठ रहे हैं। तो आइए ज़रा इस पे बात कर लेते हैं कि आखिर ये ओवरऑल ये सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है और पाकिस्तान इसका क्या मौसर हल निकाल सकता है, क्या इसका अल्टरनेट इसके पास मौजूद है। इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी, मरियम साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपके वक्त का। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि भारत की जानिब से ये जो सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान को, मुझे बताइएगा कि स्ट्रेटजी की अगर देखा जाए तो किन ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है या कौन से इशूज़ हैं जो सामने आ सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि इंडिया ने अपने ही एंड से अनाउंस किया है कि उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ है। अगर आप सिंतास मुआहदे के क्लॉजेस को उठा के देखें तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जब तक दोनों पार्टीज किसी तीसरे एग्रीमेंट पर एग्रीमेंट नहीं कर लेती तब तक ये इसकी जो सिग्निफिकेंस है सिंतास मुआहदे की वो रहेगी। तो बहरहाल इंडिया सिर्फ अनाउंस करने से इस मुआहदे से बाहर नहीं निकल सकता। जहाँ तक बात है कि नुकसानात इसके किस किस्म के हो सकते हैं, एक तो डिप्लोमेटिकली आपको मालूम है
है कि इंडिया के साथ जो है वो 1947 से लेके हमारा गर्म सर्द जो है वो ताल्लुकात चलते रहते हैं। एक तो डिप्लोमेसी डेफिनेटली इम्पैक्ट हुई है एवर सिंस जो मोदी गवर्नमेंट आई है उस वक्त से, क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा उनका है। सेकेंडली आप ये देखें कि जो आपकी जो पानी का बहाव है, ऑफ कोर्स जो अपर राइपेरियन है, जो अपर राइपेरियन में इंडिया आता है, ऑफ कोर्स जो इंडस रिवर सिस्टम है, जो बेसन जिसको हम बोलते हैं इंडस बेसन, उसके एक्सेस सारा इंडिया के पास है। तो अगर वो आबी जहरियत की जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमने उनके मिनिस्टर्स को, उनके गवर्नमेंट्स को सुना, वो इस तरह करते हैं तो डाउन स्ट्रीम में जो है वो पाकिस्तान आता है जो कि एग्रीकल्चरल कंट्री है। तो उसमें आप देखें कि जो 60% से लेके 80% तक जो हमारी जीडीपी है वो मुनहसर है वन वे और अदर वे एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो क्लाइमेट चेंज से ऑलरेडी आप देखेंगे किस तरह से पानी की अवेलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स आते हैं, या तो कभी हमारे पास बहुत ज्यादा पानी होता है या बहुत कम पानी होता है। तो उस पर जो है वो उनके पानी को खोल देना, डेटा शेयर ना करना, या उनका जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स है जो अपस्ट्रीम रिवर्स है उनके ऊपर, वो पाकिस्तान के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड, और वो पिछले कई सालों से की भी है। अच्छा मरियम साहबा, जो वापटा चेयरमैन है उन्होंने कहा है कि असल ख़तरा जो है वो पानी की मिकदार का नहीं है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि उसके यानी कि जो बहाव का वक्त है या उसकी जो पेश गोई है उसका उन्होंने जिक्र किया। तो इसका अमली मतलब क्या है, ज़रा इसको एलेबोरेट कर दीजिए कि बहाव का उन्होंने नहीं जिक्र किया इसमें कि उसका कोई इशू नहीं है। जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पानी का मसला पाकिस्तान को नहीं होता है, या तो पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा पानी होता है या बहुत कम पानी होता है। अब अगर इसको पानी की अवेलेबिलिटी या कम अवेलेबिलिटी को इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो इसमें जो डिफरेंट हमारे जो रिवर्स हैं वो इंडिया से ही ओरिजिनेट होते हैं। बेशक लोअर राइपेरियन अगर हमारे पास है, अगर आप बात करें झेलम की बात करें, आप इसके जो हमारे पास जो बाकी दरिया हैं उसकी बात करें, तो वो भी खासतौर पर अगर आप देखें सतलज का जैसे है वो आपका वो इंडियन पार्ट से ओरिजिनेट होकर हमारे पास आता है। तो वहाँ पर होता ये है कि इंडिया जो है वो इस बाइंडिंग के अकॉर्डिंगली उन पर फर्ज है कि इंफॉर्मेशन हमारे पास शेयर करें पानी छोड़ने से पहले। सही। अच्छा एक और चीज़, एक और बताइएगा, इंफॉर्मेशन तो ऑब्वियसली वो पहले से वो ओछे हथकंडे करता है, तो मज़ीद उसने शुरू कर दिए। वापटा चेयरमैन ने चनाब को जो है, दरिया चनाब जो है उसको बड़ा एहसास करार दिया है। उसको इतनी उसकी क्या अहमियत है, क्यों इतना एहसास जो है वो करार दिया? जोग्राफी हैसियत से देखा जाए तो क्या उसकी हैसियत है, क्या अहमियत है? देखिए, जो चनाब रिवर है उसका देखें कि 2-3 तरह एंगल से जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है। ऑफ कोर्स पानी की तो हर एक रिवर की भी हमारे लिए सिग्निफिकेंस है एग्रीकल्चर कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जहाँ पर रिजर्वायर्स हैं और जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिया ने अनाउंस किए हुए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स चनाब के ऊपर जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है इंडिया में। और अगर और उसकी टाइम लाइन जो इंडिया ने है ये ट्रीटी का अनाउंस किया है कि हम इसको अब नहीं इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसकी टाइम लाइन कुछ 2026 के एंड में उनके प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, कुछ उनके 27 के एंड में पूरे हो रहे हैं, कुछ उनके 28 के एंड में हो रहे हैं। बहुत एग्रेसिवली उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है। और ख़ास तौर पर जो सतलज और ब्यास का जो कैनाल लिंक करने की कोशिश कर रही है, जो पानी डाइवर्ट करने की कोशिश जो है वो एक कैनाल के थ्रू करने की कोशिश कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के थ्रू, वो इस ट्रीटी के अंडर जो है वो नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने वो डाइवर्ट कर लिया, जो कि उस पर एग्रेसिवली काम कर रहे हैं रिजर्वायर्स की कंस्ट्रक्शन के साथ साथ हाइड्रो पावर की जो जितने भी उन्होंने वहाँ पे किए उसके साथ साथ, तो पाकिस्तान के लिए इट्स काइंड ऑफ एग्रीकल्चर की डेथ एक तरह से होगी, क्योंकि हमारे लिए पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि आप देखेंगे जो फ्लो उसकी तरफ जो आता है, आप देखेंगे जो पहाड़ वगैरह और जो उसकी लोकेलिटी है उसके हिसाब से वहाँ पर सेडिमेंट का फ्लो बहुत ज़्यादा आता है, और सेडिमेंट की वजह से आपका जो रिवर है उसकी पानी की अवेलेबिलिटी का मसला डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल करते हुए पहले ही कम होता है। और अगर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन आप तो मजीद कम हो जाता है, डाइवर्ट करते हैं तो पाकिस्तान के पास अवेलेबिलिटी मजीद कम होती है। सेकेंडली वो जो एरिया है वो सारा जो सिस्मिक वेव्स होती हैं जो आप जिसकी वजह से जलजला आता है, वो सिस्मिक
टास्क से थोड़ा सेंसिटिव इलाका है और वहाँ पे आप ड्रिलिंग करेंगे, मजीद कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरा एक लॉजिकल आप देखें कि वहाँ पर अगर आप कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं तो स्पीड के साथ जब पानी वहाँ पर आता है तो डाउन स्ट्रीम की तरफ जो है वो फ्लडिंग के बहुत ज़्यादा आपको खतरात होते हैं। तो इस वजह से भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स उसकी वजह से हो सकती हैं अच्छा आने वाले मरियम सालों साहिबा, बैनुल-अक़वामी कानून के मुताबिक देखा जाए, जैसे इससे कबल भी आपने बात की कि यकतरफा तौर पे ये सिंध तास मुआहदा जो है उसको मुअत्तल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद भारत ने एज़ यूजुअल जो है उसकी खिलाफ वर्जी की है। इस पे आपका मैसेज चाहूँगी मैं, 20 सेकेंड है आपके पास। जी देखिए लीगली तो इसको वो नहीं कर सकते, इंडिया इसको ख़त्म नहीं कर सकता अनाउंस करके। करना पाकिस्तान को ये होगा कि डिप्लोमेटिकली दुनिया को हमें मैसेज देना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो हाइड्रो वॉर का जो है वो उस पर इम्पैक्ट आ सकता है। और ट्रांसबाउंड्री वाटर एग्रीमेंट जो होते हैं इसमें डिप्लोमेसी जो है वो ट्रैक 2 ट्रैक 3 डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ऑप्शन हमारे पास है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा। ऑब्वियसली नाज़रीन, कानूनी तौर पे देखे जाए तो हमारे पास काफ़ी जो है वो सूरत हाल चीज़ें मौजूद हैं कि इस पे बात की जा सकती है। लेकिन आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक हमारा बड़ा ही अहम है, बड़ी खूबसूरत टॉपिक है। छोटी छोटी खुशियों की हम बात करने जा रहे हैं कि छोटी छोटी खुशियों की क्या अहमियत है। नाज़रीन देखिए, ज़िंदगी हमेशा जो है ना, नॉर्मली अगर हम इंसान की बात करें तो बड़ा ही नाशुक्र है। छोटी छोटी खुशियों को अपनी मसरूफियात की वजह से हम गवा देते हैं, हम उनकी अहमियत को जो है वो नहीं समझ सकते। देखिए जैसे कि अगर रोज़मर्रा में हम छोटे छोटे कामों की बात करें, जैसे कि हम वालिदैन को देखते हैं सुबह उठते ही वो अगर मुस्कुरा रहे हैं तो ये भी एक खुशी हो सकती है, बहुत बड़ी ये खुशी हो सकती है, लेकिन हम इस पे फोकस नहीं करते। इसके साथ साथ देखें तो दोस्तों से अगर आप मुलाकात करते हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करते हैं तो ये भी एक खुशी होती है। सुबह उठते ही अगर आपको गर्म कप चाय का मिल गया तो ये भी खुशी होती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों, बड़ी बड़ी जो हैपनिंग्स हैं उनमें खुशियां तलाश कर रहे होते हैं, जिससे छोटी छोटी खुशियों की अहमियत को हम खो देते हैं। तो ज़रा आइए डिटेल में जान लेते हैं कि आज की इस तेज़ रफ्तार तरीन ज़िंदगी के अंदर छोटी छोटी खुशियों को कैसे पहचाना जाए और कैसे उनकी अहमियत को हम जो है वो जान सकते हैं। देखिए अगर मौसम की बात की जाए, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कहीं बादल नज़र आते हैं तो आप खुश हुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अगर बूंदाबांदी होती है तो भी उस पर खुश होना चाहिए। लेकिन हम क्या कहते हैं, बस इतनी सी बारिश हुई है, नहीं ज़्यादा बारिश होनी चाहिए थी। इतनी सी बारिश से क्या होता है, यानी वो बूंदाबांदी जो हुई है इस खुशी को हम जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं, या इससे हम खुश नहीं होते और ज़्यादा बारिश की तवक्को करते हैं। फिर जब ज़्यादा बारिश होना शुरू हो जाती है तो हम नाशुक्र हो जाते हैं कि नहीं, इतनी बारिश नहीं होनी चाहिए थी, हर जगह जो है वो पानी खड़ा हो गया है, गुजरना मुश्किल हो चुका है, ड्राइव करना मुश्किल हो गया, फिर भी हम खुश नहीं होते। यानी कि इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो इंसान बहुत ज़्यादा नाशुक्र हो चुका है। और इसी नाशुक्री की वजह से हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें बेशुमार मसाइल का सामना है। हम देखें एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसका कभी हमने लफ्ज़ नहीं सुना था। ये चीज़ें होती क्या, अगर मैं अपने बचपने की बात करूं तो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे इन चीज़ों का टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने जिक्र नहीं सुना था कि अच्छा एंजाइटी भी कुछ चीज़ होती है, डिप्रेशन भी कुछ होता है, इंसान मेंटली तौर पर बीमार भी हो सकता है, वो इतने ज़्यादा अपने आप को वो आइसोलेट भी कर सकते हैं सिचुएशन से। बट राइट नाउ एक छोटे से बच्चे से भी पूछें, अब बच्चे के पास खुश होने के लिए बहुत सारी जो है वो मौजूद हैं चीज़ें, बहुत सारे उसके पास वजूहात हैं, लेकिन वो भी आजकल डिप्रेशन में, मुझे तंग नहीं करो, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं गुस्से में हूँ, मुझे बात नहीं करनी, और वो भी नाराज़गी का या गुस्से का इजहार करता है। तो ये जो ज़िंदगी है ये बड़ी मुख्तसर सी है, हमें अगले लम्हे का नहीं पता हम क्या हो जाए। तो जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हुई हैं, हम उनको देकर गिनना शुरू करें तो हम नहीं गिन सकते। सुबह उठते ही जब आप नींद से बेदार होते हैं तो आपको एक नई ज़िंदगी मिलती है, ये भी किसी खुशी से कम नहीं है। फिर जब आप सुबह उठते हैं, आप शीशे में अपने आप को देखें ना, अल्लाह पाक ने आपको मुकम्मल बनाया है, आप मिरर में ख़ुद को देख रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आपके हाथ पांव सलामत हैं, अल्लाह पाक ने आपको तंदुरुस्ती दी है, तो ये भी किसी बहुत बड़ी खुशी से कम नहीं है। तो हम जो खुशियों का मयार है, हमने शायद वो दुनियावी चीज़ों के अंदर, दुनियावी ख्वाहिशात के अंदर हमने उसको रख दिया हुआ है। हम चाहते हैं कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हमारे पास आएगी, कोई डॉलर्स की बारिश जो है ना वो हम पे होना शुरू हो जाएगी तो ये खुशी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं अमीर तरीन लोगों में, लेकिन खुश वो नहीं है। खुशियाँ पैसे से नहीं मिलती हैं, खुशी आपके अंदर से आती है। आपका ज़मीर अगर मुतमईन है तो यकीन जाने इससे खुश नसीब कोई बंदा नहीं होगा। अगर आपने किसी का हक नहीं मारा तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई इंसान नहीं होगा, इससे बढ़ के कोई खुशी
हो नहीं सकती। तो कैसे इन चीज़ों को हम समझ सकते हैं, कैसे छोटी छोटी खुशियों को हम पहचान सकते हैं? कोई रास्ते में बच्चा जा रहा है, कोई बच्ची जा रही है, आपने उसको देखा है, वो आपको बहुत प्यारा लगा, या वो ऐसी मासूमाना हरकतें कर रहे हैं, उसको देख के आप खुश हो, वो एक लम्हा है, वो छोटी खुशी है जो आपके फेस पे मुस्कुराहट ला रही है, हम उसको भी नज़रअंदाज कर देते हैं। दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं कि हमें आसपास हमारे होने वाली जो हैपनिंग्स हैं, जिसमें छोटी छोटी खुशियाँ छुपी हुई हैं जो हमारे मूड को अच्छा कर सकती हैं, हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हम सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए हम घर से निकलते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं ड्राइव करते हुए, जो पता नहीं दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ सोच रहे होते हैं, शायद उन्होंने पूरा मुल्क चलाना होता है कि ऐसे उनके फेस पे 12 बजे होते हैं, सुबह का जब के वक्त होता है। तो जनाब ऐसा ना किया करें। आप जब रोड पे निकल रहे हैं तो आप कुदरत को देखिए, आप नेचर को देखें। अल्लाह पाक ने कितनी खूबसूरत दुनिया आपके लिए बनाई है, जिसमें आप घूम फिर रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, तो आप खुशी का मुजाहरा करें। आप सुबह निकलते, ठंडी हवा आपके फेस को जो है वो टच कर रही है, तो आप इस पे भी जो है खुशी का इजहार किया करें। तो इस पे ज़रा मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आपके साथ हम एक स्टोरी जो है वो शेयर कर लेते हैं। आई होप मिस्र की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि मिस्र की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तारीख़ की बात करें, तो बहुत ज़्यादा रिच है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक स्टोरी है वो भी मिस्र के एक कदीम जो एक शहर है उसके एक नायाब मकबरा जो है वो दरियाफ्त हुआ है। तो हमने सोचा व्हाई नॉट, जो लोग मिस्र नहीं जा सकते वो वहाँ के जो तारीख़ है, जो एक रिच हिस्ट्री है, वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू सुन लें। तो ज़रा डिटेल में आपको बताती हूँ कि ये नायाब जो मकबरा है जो दरियाफ्त हुआ है, ये क्या है और कहाँ से ये दरियाफ्त हुआ है। जनाब ये मिस्र में एक माहिरीन आसार कदीम ने दो अहम तारीख़ी जो दरियाफ्तें हैं उनका ऐलान किया है, जिसमें मगरबी सहरा के अलदाखला अवैस में एक बाज़तीनी दौर का एक महफूज रिहायशी शहर है सिकंदरिया। ये आपने ऑब्वियसली सुना होगा। उसके करीब कदीम मकबरों का मजमुआ जो है वो शामिल है। सिकंदरिया की बात कीजिए, आप इसको गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको बहुत ही रिच इसकी हिस्ट्री मिलेगी। और माहिरीन के मुताबिक ये दरियाफ्तें कदीम मिस्र में रोज़मर्रा ज़िंदगी, शहरी मनसूबा बंदी और मजहबी समाजी सरगर्मियों के बारे में नई मालूमात जो है वो फ्राहम करेंगे, जबकि मिस्र के सियाहती शोबे को भी फ़रोग मिलेगा। जब आप यहाँ पे विज़िट करते हैं, आप इवन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपकी अकल जो है वो दंग रह जाएगी कि क्या अजीम शाहकार जो है वो आपको देखने को मिलेगा, कि आपकी सोच जो है वो दंग रह जाएगी। इसके अलावा अवैस में दरियाफ्त होने वाले जो शहर है 4वीं सदी ईस्वी का है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और जब मिस्र बाज़नतीनी सल्तनत का ये हिस्सा भी था बिल्कुल। और दरियाफ्त जो है वो दरियाफ्त शुदा इमारतों में 4वीं सदी के वस्त एक कदीम जो चर्च है वो भी पाया गया है। और शहर के दिफा के लिए तामीर किए गए ये जो दाऊद टावर्स हैं, ये मजबूत जो फैसलों वाले किले हैं, उस नमा ढांचा और मुतअद्दिद रिहायशी मकामात शामिल है। यानी कि यहाँ पे किला मौजूद था, यहाँ पे चर्च मौजूद था, यहाँ पे जो रिहायशी मकामात यानी कि लोगों की रिहाइश गाहें थी वो भी यहाँ पे मौजूद थे। माहिरीन ने एक ऐसे घर के आसार भी दरियाफ्त किए जिन्हें टेस्टोस नामी चर्च के एक डेकन से मंसूब किया जा रहा है। उनका ख्याल है कि ये चर्च की तामीर से कबल इस मकाम को जो मकान वहाँ पे मिला है उसको इबादत का यानी कि हाउस चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। इसके अलावा ये जो अवैस इस वक्त यूनेस्को के एक आर्जी आलमी सकाफती वर्सा उसमें इसकी फहरिस्त में इसको शामिल कर दिया गया है, जो मुस्तकबिल में इसे आलमी सकाफती वर्सा करार दिए जाने की जानिब से एक अहम कदम जो है वो करार दिया गया है। तो अगर आप मिस्र जाएं तो ज़रूर आप इसको विज़िट कीजिएगा। वेल नाज़रीन, जो दूसरा हमारा टॉपिक है वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, इससे पहले जो मैंने छोटी छोटी खुशियों की बात की, उसके साथ अगर हम देखें तो जो हमारी खुशियां हैं जिसका एक बहुत बड़ा दुश्मन है वो ये मोबाइल भी है, ये स्क्रीन टाइम भी है। जहाँ बड़े इसको बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे हैं, वहीं पे बच्चों को भी हमने इसका आदी बना दिया है। छोटे छोटे बच्चे आँख खोलते जैसे वो देखने लगते हैं तो हम उनके हाथ पे फ़ोन पकड़ा देते हैं। तो ये कितना बड़ा, कितना संगीन और कितना सीरियस मसला है। आइए ज़रा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे एक्सपर्ट हमें जूम पे ज्वाइन कर चुके हैं जी। अहमद मंसूर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपका स्माइली फेस देख के ना यकीनन दिन अच्छा हो जाता है। तो आपकी खूबसूरत गुफ्तगू भी हम सुनना चाहेंगे। बच्चों की बात हो रही है यहाँ, बच्चे तो बच्चे, बड़े जो हैं उनके लिए भी स्क्रीन का बड़ा संगीन मसला बन चुका है, लेकिन चूँकि टॉपिक हमारा बच्चों के हवाले से है तो मैं चाहूँगी कि ज़रा
इस पे आप बताइए कि ये जो स्क्रीन टाइम हमने बच्चों का बढ़ा दिया है, ये कितना बड़ा संगीन और संजीदा मसला है जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। वालेकुम अस्सलाम मैम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। और सब मज़े की बात यह है कि ये बड़ा मज़े का टॉपिक है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ना हमने वो जब भी बच्चा कोई बड़ा हो रहा होता है, खाना नहीं खा रहा, उसको मोबाइल दे दो। अच्छा, इसको ये नहीं हो रहा, इसको मोबाइल दे दो। दूध नहीं पी रहा, मोबाइल दे दो। तो बाय द वे आते तो हम खुद खराब कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक बड़ी क्रूशल चीज कल जो देखने को मिली है कल शाम में, वो ये थी कि जब ये फीफा का जो वर्ल्ड कप चल रहा है उसके अंदर ऑब्वियसली एक बड़ी फेवरेट टीम थी पुर्तगाल, वो हार गई, रोनाल्डो पीछे सारे। जब किसी के साथ आप कोई इंसान जाके बैठ के उसके साथ एक्चुअली उसके दुख में शरीक होने की कोशिश करें ना कि अच्छा कोई बात नहीं समथिंग, तो वो बंदा डिनाई करता है उस चीज को। लेकिन मोबाइल पे उसने तमाम लगाई हुई है, मैं रो रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, लेकिन साथ बैठे इंसान से उसने बात नहीं की। यही मसला। तो हम इतना ज्यादा इसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम अपने इमोशंस इसके साथ तो शेयर कर रहे हैं, इंसान के साथ नहीं कर रहे। राइट? ये एक छोटी सी मिसाल मैंने इसलिए दी ताकि ये समझ आ सके कि मसला थोड़ा ज्यादा क्रूशल हो चुका हुआ है। बिल्कुल। हम इसको कैसे कवर अप कर सकते हैं? देखें, जब आप बच्चा खाना नहीं खा रहा ना, आप उसको मोबाइल पकड़ा रहे, नहीं चलो ध्यान लग जाएगा। अगर हम चंद साल पीछे चले जाएं तो लोग टीवी लगा के मोबाइल देखते थे। अगर उससे पीछे चले जाएं, कई लोगों का नाश्ता नहीं होता था, म्यूजिक ना चल रहा हो पीछे। डेक, डेक हुआ करता था कि जी हर घर में 2 बड़े स्पीकर्स लगे हुए और डेक चल रहा है। और आज वही लोग बड़ी बड़ी यानी मंजूर साहब, ये मसला जो है ना, ये विरासत से मिला हुआ है, कोई ना कोई चीज हमें बिगाड़ रही है। जी हाँ, मैं वही एक्चुअली ना, मैं इसीलिए सारा, हम तो मोबाइल के पीछे पड़े हुए ना, लेकिन अगर आप पीछे भी चले जाए, और फिर मैं आगे वही बात करने लगा था मजाहतन एक के जी आजकल वही लोग जिनका नाश्ता गानों के बगैर नहीं हुआ करता था ना, वो इतनी इतनी बड़ी ताड़ियां रख के बच्चों वगैरह, तो बेटा ये हराम है, ये नहीं करते होते। ठीक है, कहने का मकसद पता है क्या है? मकसद ये है कि चीजें चलती आ रही हैं। अगर आप उससे पीछे चले जाएं, जब डेक शेक नहीं होता था, लोग किताब पकड़ के न्यूज़पेपर पढ़ करके तो नाश्ता कर रहे होते थे साथ। चले, वो फिर भी अच्छा है कि एटलीस्ट चले न्यूज़ पढ़ रहे होते थे, कोई ना कोई नॉलेज उनको मिल रही होती थी। बात ये है कि आपने कोई ना कोई एक्टिविटी साथ लेके चल रहे होते हैं। लेकिन आज मोबाइल इतना हैंडी हो गया हुआ है कि वो सारा टाइम ही आपके साथ होता है। ऐसे ही है। यानी आप, कोई भी इंसान जो है, उसकी पहली एक्टिविटी क्या होती है उठते साथ? फोन। मोबाइल किधर है, कितने लाइक्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं। अच्छा, ये मतलब बड़ों को तो छोड़ें, ये बच्चों का जो ना सरदर्द बन गया है कि जो बच्चों को हमने सोशल अकाउंट्स बना के दे दिए हैं, यूट्यूब अकाउंट्स बना के दे दिए हैं, बच्चों में ये बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है कि वो ये लाइक्स और फॉलोअर्स, इन चक्रों में हमने उनको डाल दिया। देखिए, जब उनके इन्फ्लुएंसर्स या इस तरह की चीजें ही दिखाई देती, जब आप किसी भी चीज को पैसे से तोलना शुरू कर देते हैं ना जी, कि कामयाबी तो इस चीज में है सिर्फ, तब हर इंसान या हर जनरेशन उस चीज के पीछे भागना शुरू हो जाए। दैट्स वेरी नॉर्मल। अब इसी तरह अगर आप बच्चों के स्क्रीन टाइम की जैसे हम बात करते हैं, आजकल मोबाइल के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, अगर आप कोई भी फोन यूज करते हैं उसमें स्क्रीन टाइम आ रहा होता है। इवन ये तक बता देते हैं कि ये बंदा कितनी देर किस प्लेटफॉर्म पे रहा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ट्रू। किस चीज को यूज करता रहा है। मैंने शुरू में जो 2 मिसालें दी हैं ना, बेसिकली उसकी रीजन ही ये थी कि आज हम इंसान से कम हो चुके हैं, यानी कम बात कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल पे हम ज्यादा इंटरेस्ट करते हैं। तो इसकी रीजन ये है कि बचपन से ही आपने शुरू कर दिया, यानी कि हम मजे की बात ये ना कि हम फौरन इसका इल्जाम बच्चों पे लगा देते हैं या फौरन टेक्नोलॉजी पे लगा देते हैं। हम खुद क्या कर रहे हैं, हम खुद कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं चीजों के अंदर। मैंने इसीलिए शुरू में कहा ना कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसमें उतना ही इन्वॉल्व है। जी हाँ, यानी आप इसको एक दफा सोच के देखें ना कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, माँ ने फोन पकड़ा दिया, फोन दे दिया ऐसे ही। ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमें, मेरा ख्याल है कि पहले ये अगर बच्चे को माँ खाना खिला रही है तो साथ उसको कुछ स्टोरी सुना सकती है, उससे बातें कर सकती है, उसको खुद इंगेज करते उसको खाना खिला सकती है, ताकि वो जो खा रहा है वो भी हेल्दी हो। क्योंकि नॉर्मली जो स्क्रीन टाइम बच्चों को दे दिया कि खाना खाते हुए या टीवी लगा दिया या फ़ोन उसके हाथ में रख दिया, तो इससे तो जो वो खा रहा है उसकी कोई अफादियत नहीं होगी।
मजे की बात यह है ना कि जब हम फिटनेस इंडस्ट्री में थे ना, तो हमारे कोच हमें एक बात कहते होते थे, आज भी ना, मैं अपनी बात बताया तो मैं खाना खाते हुए बड़ी स्पीड से खाता हूँ। और मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ मैं खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाता हूँ और कोई काम नहीं और करता। कोई काम नहीं है। ना मैं बात करता हूँ, देखे हमें एज ए मुसलमान बात करने से भी मना किया गया। एग्जैक्टली, खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन आप थोड़ी स्पीड ठीक कम है। रखे, तहम्मुल से खाया करें। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ले गई ना मैम, मुझे अहमद ले गई ना बात को जी, 72 टाइम उसको चबाना चाहिए। एग्जैक्टली अहमद साहब ये बताइएगा कि ये जो मोबाइल है, ठीक है बच्चे हमारे बड़े शार्प हैं, तो ये जो तालीम है, देखिए तालीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्किल उसको है, कोई टैलेंट उसके अंदर है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन तालीम डिग्री मोर देन इम्पॉर्टेंट। तो ये क्या जो तालीम है वो भी मुतासिर हो रही है, जो बच्चों को हमने ज़्यादा फ़ोन दे दिया है, सोशल अकाउंट्स के ऊपर उनको इंगेज कर दिया है? अच्छा देखें, जिसे मैं इसे कहता हूँ ना, नॉलेज 2-3 तरह का होता है, सिर्फ एक तरह का नहीं होता। देखें आज का बच्चा, जी, अगर हम 15 साल पीछे चले हैं तब के बच्चे से बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। उसकी रीजन ये है कि उसके पास डेटा की एक्सेस बहुत ज्यादा आ चुकी हो है। गया, बिल्कुल ऐसे। यानी वो कोई वीडियो, उसको कोई प्रॉब्लम है, वो चैट जीपीटी पे जाके पूछता मुझे इस प्रॉब्लम का हल बता दो। हम टीचर से पूछते थे, या इतनी बड़ी बुक के अंदर से हम खुद ढूंढते थे कि इस मसले का हल क्या हो सकता है। यानी जैसे इसकी एक बड़ी मिसाल है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फौरन से पहले आप उनसे कुछ पूछे ना, अच्छा ये चीज मुझे कहाँ से खरीदनी चाहिए, सबसे पहले गूगल पे चले जाते हैं। यस। या सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो जी अगर आपने उनसे कहा ना कि ये रास्ता कहाँ पे है, सबसे पहले वो जाके गूगल मैप खोलेंगे, ये यहाँ से चला जाता है। लेकिन वो हमारे, अगर थोड़ा सा पीछे चले जाए, हमारे दौर में वो एक ट्रांसलेटर हुआ करते थे, ऐनू जाके ऐनू होके थे ऐनू पहुंच जाना, तो वो ऐन ही हमें आज तक मिला दरअसल। बस वो इधर जो है ना, वो इधर ही रह जाता। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है, जहां अच्छी चीजें हैं वहां बुरी चीजें भी हैं। अच्छा, अब जब स्टडी टाइम की हम बात करते हैं ना, अगर बच्चा यूट्यूब के ऊपर कोई लेक्चर सुन रहा है, क्योंकि उसके बगैर गुजारा ही नहीं है आजकल। ऑनलाइन एजुकेशन देखे ना, ऑनलाइन एजुकेशन इज देयर, देन आपके जो चीजें देखें, अगर आपकी एक चीज बढ़ रही है तो एक चीज कम होगी ऑटोमेटिकली। आज वो बच्चा मोबाइल पे खोल के कहता है मैं पीडीएफ में पढ़ रहा हूं, आप उसको चेक भी नहीं कर सकते कि जो पीडीएफ पे पढ़ रहा है कि मूवी देख रहा है। यस। वो सामने किताब पे बैठ गया, पहले तो होता था ना ये, यानी इसकी भी मिसाल ऐसे ले ले, अगर मैं पीछे कुछ पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करूं, या वो ये जी कि बच्चा किताब खोला हुआ, अंदर उसने मैगजीन रखा हुआ, जैसे ही कोई पेरेंट आता था पेज 2 पीछे आगे कर पलट देना। बच्चे हमेशा से बड़े शातिर रहे हैं। अच्छा, नींद पे ये जो फोन है, स्क्रीन टाइम है, नींद की बात की जाए या बच्चों की मेमोरी की बात की जाए, नजर की बात की जाए, उसको किस हद तक जो है वो डैमेज कर रहा है? बहुत ज्यादा। उसकी रीजन ये, देखें आपने बच्चे को मल्टीपल डिवाइसेस दे दी हुई। अभी कभी वो मोबाइल पे बैठा हुआ है, पहले कह रहा है मैं मोबाइल पे बैठ के खेल रहा हूँ, अच्छा जी, आईपैड पे बैठ के मैं जो है ना मैं लेक्चर सुन रहा हूँ, लैपटॉप पे बैठ के मैं वो कर रहा हूँ। देखें इसीलिए जो टेक्नोलॉजी फास्ट हो रही है, या स्क्रीन्स बेहतर से बेहतर तरह होती जा रही हैं, उनके पिक्सल्स बढ़ते जा रहे हैं उनके, और डिफरेंट टेक्नोलॉजी उसके अंदर जो है लेके आई जा रही, ताकि आंखों को ना लगे। अच्छा, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपने भी फील की होगी, मैं इसको एनालाइज ऐसे करता हूँ कि मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि हमारी नींद बहुत कम हो गई है अचानक से। रीजन क्या है कि जब हम फोन को, वो जो भी थोड़ी देर पहले मिसाल दी ना, हाथ में पकड़ के उसके साथ बात करनी शुरू करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि वो आपके 10 मिनट तो कहीं नहीं गए, ऐसे एक 10 क्या घंटों पता नहीं चलता अहमद साहब, जब हम स्क्रोलिंग में लग जाते हैं। जी हाँ, और उसके बाद वो 10 मिनट घंटे में कैसे चेंज होते हैं ये भी आपको पता नहीं लगता, सीरियसली। तो अब आप जब एक बच्चे से बात कर रहे हैं ना, मैंने वही जिस तरह शुरू में एक मिसाल दी कि इमोशनल टच इसलिए लोगों को दिया कि हाँ कल वो हार गया, तो भाई किसी इंसान के पास बैठ के बात करो, रादर देन स्टोरियां लगाते जा रहे हो। स्टोरी क्या करनी। एक और चीज़ जो एक्सपर्ट से कहते हैं, जैसे खाने की बात की जाए रात की, तो वो कहते हैं 2 घंटे पहले सोने से 2 घंटे पहले आपने खाना खा लेना, यानी कि डिनर कर लेना है। इसी तरह अगर स्क्रीन की बात की जाए तो आपने सोने से कम से कम 1 घंटा पहले अपना फ़ोन जो है वो साइड पे रख देना। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का अगला टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे बच्चों का स्क्रीन टाइम। ये एक संगीन मसला है, इस मसले का हल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अहमद साहब हमारे साथ हैं जिन पे हम डिस्कशन कर रहे थे। अहमद साहब, हम बात कर रहे थे कि जब हम एक्सपर्ट्स की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सोने से 1 घंटा पहले कम से कम आपने फ़ोन को
साइड पे रख देना है, क्योंकि ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है। बट हम क्या करते हैं कि जब तक हमें नींद नहीं आती, बाज़ दफ़ा लोग फ़ोन देखते देखते सो जाते हैं, फ़ोन उनके मुंह पे लग रहा होता है, या हमें जब सही नींद का खुमार हो जाता है तब हम फ़ोन को साइड पे रखने की कोशिश करते हैं। देन हम कहते हैं कि डीप स्लीप नहीं है। यही सिचुएशन, यही हाल हम बच्चों के साथ कर रहे हैं कि जब वो बच्चा सोने लगता है, हमने उनको फ़ोन दिया हुआ होता है और वो सोते सोते वो फ़ोन देख रहा होता है। आया ये चीज़ जो है उसकी सेहत के लिए, उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कितनी ख़तरनाक है? देखें मैम, ये एक बच्चे के लिए तो क्या, एक बड़े के लिए भी बहुत खतरनाक है। सोचने की सलाहियत कम हो जाती है। आप सही तरीके से डिसीजन ही नहीं ले पा रहे होते। क्यों? देखिए, यानी आप दिन भर हम आजकल चिड़चिड़े क्यों रहते हैं? डीप स्लीप नहीं है तो ऑब्वियसली आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपको सर दर्द रहेगा, आप सुस्ती महसूस करेंगे, आपकी जो मेमोरी है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, आजकल के लोगों को आपने एक और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी होगी। ये मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन वैसे एक मिसाल आपको बताने लगा हूँ। इसकी वजह भी मजे की, गैस की बहुत प्रॉब्लम रहती है, वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती है लोगों को। मजे की बात आपको बताऊं, उसकी रीजन भी यही है, क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल रहा। ऑब्वियसली बॉडी, जो डीप स्लीप आप कह रहे हैं ना, वो नहीं मिल रहा, इसलिए लोगों को ये वॉमिटिंग है। यानी आप खुद देख लें आजकल की जनरेशन में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा खाते हैं निकाल देते हैं। इसकी मेन प्रॉब्लम भी मोबाइल है या वो स्क्रीन टाइम है असल में। यस, चीजें हजम नहीं होती। यानी आप खुद देखें, मजे की बात है ना, हमने अभी बात की जैसे आपने भी कि मेमोरी का प्रॉब्लम आ रहा है और चीजों का, हर चीज जो एक्सेसिव हो जाती है लाइफ में, वो आपको नुकसानदेह होनी शुरू हो जाती है आपकी लाइफ। यस, मैं हमेशा, हम लोगों ने हमेशा इस पे बात की है माशाल्लाह, आपके चैनल के ऊपर भी उसकी वजह से भी वो ये कि कौन सी चीज कितनी इस्तेमाल करनी है। यानी अगर मोबाइल भी है तो कम से कम ये चले, अगर आप खाने के टाइम भी उसको देना चाहते फिर बाकी दिन ना दें। लेकिन खाने के टाइम तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वही बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो बच्चा जिसे कहते हैं ना खाना नहीं खा रहा, जी मजबूरी है आपकी, आपने उसको कुछ ना कुछ लगा के ही देना है। अहमद साहब, जैसे हमें बचपन में छापड़ पढ़ते थे ना, आप भी जरा बच्चों को 2-4 लगा देनी चाहिए ताकि वो उनके अकल टिकाने आए। या मैम, यहाँ पे ना, वो कल परसों मैं एक जगह पे गया हुआ था, वहां पे भी यही बात हो रही थी कि जब हम छोटे थे तो रिमोट वालिद साहब या वालदा के हाथ में था। सीरियस? अब हम बड़े हो गए हैं तो रिमोट चला गया बच्चों के हाथ में, तो हमारी तो बारी नहीं आई। ठीक है ना? हाँ। तो हमें पढ़ते थे, हम मारेंगे तो वो आगे निकल जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। ठीक है ना? अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज़ ये कितनी, कैसे बच्चों को इस तरफ लेकर आए? क्योंकि हमने या तो बच्चों को सोशल एप्लीकेशन के हवाले कर दिया या मोबाइल गेम्स पे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं। वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई गेम आपने कर ली वीकली या डेली, बच्चों को कहीं जो है वो पार्क ले गए, क्योंकि अब तकरीबन हर एक घर के आसपास, हर सेक्टर के अंदर ये मौजूद है। या जो देहातों में रहते हैं, वो उनके घर के वो ग्राउंड से ही इतने बड़े होते हैं कि उसमें भी वो खेल सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती जा रही है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, इसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादा इस पर इंगेज होना शुरू हो गए। तो वापस कैसे बच्चे को लाया जाए कि फिजिकल एक्टिविटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए बच्चे का पोस्चर स्ट्रेट नहीं हो पा रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही, उसका वेट या तो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि एक बच्चे को होना चाहिए। तो फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे हम शुरू कर सके ताकि बच्चा फ़ोन से निकले? अच्छा, इसके साथ भी ना एक मैं एक टेक्नोलॉजिकल हल बताता हूँ, ठीक है, जो आगे आने वाले दिनों में होने वाला है। एक चीज जो अभी पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है चीजों के अंदर एज ए पेरेंट। रीजन जी, मोबाइल पकड़े, आओ बाहर चलते हैं, चलो आज मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल खेलता हूँ, चलो आज मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलता हूँ, या व्हाटएवर जो भी एक बच्चे को शौक होता है, आए, ठीक है। तो ये बच्चे, पेरेंट्स को खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है। अच्छा, जो फिजिकल एक्टिविटी की आप बात करें, यानी आप कहीं सैर कराने ले जाएं, बच्चे चल पड़ते हैं, उसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है, खुशी खुशी बाहर जाते हैं कि हमें बाहर लेके जा रहे हैं। लेकिन वो हमारे यहाँ, क्योंकि हम वो जो है एक रेस में लगे हुए हैं एज ए पेरेंट भी, और उस रेस में चलते चलते जो है ना कि नहीं ऐसे नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरा ख्याल है बच्चों को खुद से टाइम दें तो बच्चे दूसरी तरफ से जाएंगे। देखें, आज मैं अगेन वही जो शुरू में बात की, बच्चों ने अपना इमोशनल पार्टनर इसको बना लिया है, आपके साथ बैठना पसंद नहीं करते वो। यस, आदत, उसको पता ही नहीं है कि आप भी साथ एग्जिस्ट करते हैं या मुझे इंसान से बात करनी चाहिए।
अच्छा, अच्छा, अब पेरेंट्स अगर को यहाँ पे साथ एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा कि पेरेंट्स को किस तरह बताया जाए कि बच्चे के लिए ये मोबाइल गेम्स हैं या जो सोशल मीडिया है ये महफूज नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जो वहाँ से देख रहा है वो चीज़ सारी उसकी मेमोरी में फीड हो रही है, फिर वो वैसे ही हरकतें, वैसा ही रवैया वो अडॉप्ट कर जाता है, और फिर हम कहते हैं कि ये बच्चा बदतमीज़ क्यों होता जा रहा है, हमने तो कभी इसके सामने ये बात नहीं की। देखें, एक तो सबसे मजे की बात जो सब आप माशाल्लाह मीडिया के लोग करते हैं, दैट इज गिविंग अवेयरनेस टू एवरीबॉडी। माशाल्लाह, यानी सब आप लोगों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इसके पीछे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि पेरेंट्स को खुद से ही नहीं पता कि जी इसका कितना यूज करना और कितना नहीं करना। उनको वो हर चीज देखें। पिछले दिनों एक बड़ी कैंपेन चली थी, मुझे अभी कंट्री का नाम नहीं याद, कि एक बच्ची छोटी सी जा रही है और पिछले दिनों बड़ी वायरल भी हुई थी फेसबुक वगैरह के ऊपर ये वीडियो के जी बच्ची जा रही है, सारे उसको हाय कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं और जाते हैं। तो आज आप हर चीज उठा के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। बच्चों, माँ बाप को ही नहीं पता कि किस हद तक तस्वीरें शेयर करनी है। यानी कैन यू इमेजिन, बच्चा पैदा हुआ है उसका साथ माय प्रिंसेस विद मी। आपको याद होगा पुराने दौर में लोग मना किया करते थे कि छोटे बच्चों की तस्वीरें ना लो, ऐसे ही है। हाँ। इसको किसी जगह पे शेयर ना करो। आज जी प्रिंस कम विद मी और पता नहीं क्या प्रिंसेस जी ये ठाके जी, मुझे आपने पिक्चर ऑनलाइन लगा दी, लाखों लोगों ने देख ली, कल को खुदा ना खास्ता कोई बात हो गई तो जी ऐसे ऐसे हो गया था। हाँ। कहने का मकसद ये, एटलीस्ट हमें इतना पता होना चाहिए कि कितनी चीज कितनी कहाँ शेयर करनी है या नहीं शेयर करनी है। इसकी अवेयरनेस ही नहीं है लोगों को। यानी तो पहले बच्चों से पहले पेरेंट्स को गाइड करने की जरूरत है कि स्क्रीन टाइम पे फोकस किया जाए। कितना खतरनाक है ये बड़ों के लिए भी, ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो उससे ज्यादा खतरनाक है। यानी आप मैम इससे अंदाजा करें ना, आपको याद होगा छोटे होते वी ऑलवेज ट्राई टू कॉपी आवर फादर। बिल्कुल ऐसे, वो कैसे चल रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। यानी आपने वो कैंपेन्स भी देखी होंगी कि बाप सिगरेट पी रहा तो पीछे बच्चा चलते चलते वो सिगरेट की ऐसे जो है ना वो कर रहा, तो कहते थे ये बड़ी बुरी बात है। बिल्कुल ऐसे। तो आज अगर वो माँ बाप को देख रहे हैं, माँ उधर बैठी हुई है मोबाइल पे लगी हुई है, बाप उधर बैठा, तो वो यानी वो इमोशनल अटैचमेंट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। हम पता क्या करते हैं, हम फौरन से पहले वही जिस तरह आपने बात की, बच्चा बदतमीज हो गया, बच्चा मेरी बात नहीं सुन रहा, वो आपके पास आया था जब उसने कोई गिलास तोड़ा था, आपने उसकी बात नहीं सुनी। तो हमें अपनी गलतियां भी तो माननी चाहिए ना। हम खुद बैठे सारा टाइम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं और उसको हम कह रहे हैं बेटा यूज नहीं करना। हाँ। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कभी भी। इसका क्या इसका मुतबादल क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक बहुत ही संजीदा और संगीन मसला है बच्चों के हवाले से। चूँकि हम बात कर रहे हैं, बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा ये चीज़ें उस पर और ज़्यादा असरअंदाज होना शुरू हो जाती हैं। ये कोई छोटा सा मसला नहीं है। तो इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, इसके मुतबादल क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो की जाएँ ताकि बच्चा जो है उसकी आदत बदले, वो फ़ोन से निकले, ताकि वो एक हेल्दी एक्टिविटीज़ उसकी हो सके, उसकी सेहत जो है वो मुतासिर ना हो। खासकर यहाँ पे ना मैम 2 तरह की एक्टिविटीज़ हैं। एक तो वही जो हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आप उसको बाहर ले जाएं। व्हाट इफ, अब मैं एक बड़ी मजे की बात कर, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन की मैंने बात की थी, हम इसी पूरी चीज को कन्वर्ट कर दें एक प्रोडक्टिविटी इवेंट के अंदर। जस्ट लाइक आज के दौर में एक बच्चा बैठ के गेम खुद से बना सकता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर देयर जी, एआई टूल्स आर देयर, ठीक है। जब आप उसके अंदर क्रिएटिविटी ऐड कर देंगे तो नंबर 1 उसका दिमाग क्रिएटिव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, ये पहली चीज। अच्छा, फिर वो उतना ही काम करेगा, वो फिर यूजर नहीं रहेगा, मेकर बन जाएगा। और जब मेकर बन जाएगा तो अपने दिमाग को उतना ही इस्तेमाल करेगा जितना रिक्वायर्ड होगा, उससे ज्यादा स्क्रीन टाइम वो लेगा ही नहीं। यानी आपको भी पता है कि जब आप ईमेल कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आपने मोबाइल खोलना है या लैपटॉप ओपन करना है, लेकिन ईमेल करने के बाद आप फौरन बंद कर देते हैं। रीजन, आप मेकर बन चुके हैं, डेवलपर बन चुके हैं, आप अब वो जिसे कहते हैं ना यूजर नहीं रहे। तो आप सिर्फ उतना ही चीज को यूज करते हैं जितना आपको रिक्वायर्ड जरूरत है। बिल्कुल। अब अगर गेम बच्चा खुद से मिसाल के तौर पे बना ले और उसको टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करते करते फेल होगा, वो खुद ही जिसे कहते हैं ना थोड़ी देर बाद उसको बंद कर देगा कि यार अच्छा मैं कोई नया आइडिया सोच के आता हूँ। नहीं, वो पेपर पे बैठ के बनाना शुरू कर देगा। जैसे आपको याद होगा, हम भी इस तरह किया करते थे, पेपर पे पहले डिजाइन करते थे चीज को, फिर उसको लाके जो है होमवर्क में ऐड किया करते थे या जी किसी और चीज में ऐड करते थे।
तो जब हम क्रिएटिव बन जाते हैं ना तो फिर दूसरी चीजें बेमानी होनी शुरू हो जाती है हमारे लिए। यस ट्रू। तो लेट्स यानी अगर हम अपने बच्चों को प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बना के जी। उनको इस तरफ अगर ले आए तो मेरा ख्याल है नेशन भी ग्रो करेगी, बच्चा भी ग्रो करेगा और हमें भी कुछ समझ आएगी। ओके ठीक है जी, क्योंकि चीजें हो देखिए ना, रही यहाँ पे हम और- अगर सोशल अकाउंट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें या हम मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन की बात करें, तो ये उनकी गलती नहीं है, उनको हम गलत नहीं करार दे सकते। ये तो हम यूज़ कैसे कर रहे हैं या कैसे करवा रहे हैं, ये तो उस पर डिपेंड करता है। तो आई थिंक यहाँ पे फिर सबसे पहले तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए कि उन्होंने बच्चों को अगर फ़ोन देना है तो उसके पीछे पर्पज़ क्या होना चाहिए, बच्चे को चुप कराना है या बच्चे को कुछ सिखाना है। एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। देखें, इसी तरह आने वाले दिनों के अंदर मैं बात करने लगा था मैम के गेम्स इस तरह की आ रही हैं जो फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड है। यानी आपने देखा होगा आजकल वो जिसे कहते हैं ना डिफरेंट तरह की गेम्स आ गई जिसके अंदर वो गैजेट्स होते हैं कि बच्चा खुद से खेल रहा है लेकिन नजर आपको स्क्रीन पे आ रहा है। स्क्रीन पे, यस। तो ठीक है, अहमद इसी साहब तरह- इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि दिन ब दिन चीज़ें जो है ना वो बदलना शुरू हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमें वक्त के साथ खुद को बदलने की ज़रूरत होती है। तो पॉजिटिव चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। तो नाज़रीन को पैगाम क्या देंगे, खासकर पेरेंट्स को, कि अगर फ़ोन देना भी है तो कम से कम जो स्क्रीन टाइम है वो कितना होना चाहिए? अच्छा, कम से कम इसकी ना वैसे कोई वो आप लगा नहीं सकते लेकिन दिन में एटलीस्ट उसको जो है ना एक टाइम टेबल बना दें उसका कि इस टाइम यूज करके इस टाइम पढ़ाई करके, ताकि आंखों को सुकून तो मिले थोड़ा सा। और दूसरी बात ये कि इसको प्रोडक्टिव बनाएं। जैसे भी थोड़ी देर पहले मैम ने भी बात की, मैंने भी एक छोटी सी बात की कि जो वो यूज कर रहे हैं उनको सोचने पे मजबूर करें, ना कि वो सिर्फ गेम खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, ये खेल रहे हैं। वो ऐसी चीज है उसमें तो पूरा दिन लगे रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, Obviously. लेकिन जब प्रोडक्टिविटी आएगी तो इंशाल्लाह चीजों में और भी इंशाल्लाह। बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया अहमद साहब। यकीनन नाज़रीन, हमें प्रोडक्टिव और क्रिएटिव बच्चों को बनाना चाहिए। अगर वो स्क्रीन देख रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें वो कुछ सीखें, लर्न करें या कुछ क्रिएट करने की कोशिश करें, ना कि जो अपना टाइम वहाँ पे दे रहे हैं वो अपना टाइम वेस्ट करें या अपनी सेहत जो है वो मुतासर करना शुरू कर दें। तो इस पर ज़रा पेरेंट्स को भी मुतहरिक होना होगा, ज़रा फोकस करना होगा, संजीदगी के साथ इस मसले को हल करना होगा। आज का अगला टॉपिक आपके हेल्थ के हवाले से। आपको पता है एवरी ट्यूसडे हम कोशिश करते हैं कि आपकी सेहत को डिस्कस किया जाए, जो डिफरेंट डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ता है उसको हम डिस्कस करें और उसका फिर हल इलाज जो है या एहतियाती तदाबीर हैं उस पर हम डिस्कशन करें। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है बरसात के हवाले से, कि जो सिलसिला है बारिशों का वो शुरू हो चुका है, तो इसमें कौन सी बीमारियां आ सकती हैं या अगर उन बीमारियों से हमने बचना है तो एहतियाती तदाबीर क्या होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। देखें नाज़रीन, जब हम मौसम बरसात की बात करते हैं ना, लोग बड़े खुश होते हैं कि चले बादल आ गए हैं, बरसात होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं होंगी, खुशगवार मौसम हो जाएगा। लेकिन इस खुशगवार मौसम के साथ, इन ठंडी हवाओं के साथ हम देखते हैं कि बेशुमार बीमारियां जो हैं वो भी जन्म ले लेती हैं। अब जन्म वो बीमारियां क्यों लेती हैं? क्योंकि ज़्यादा देर पानी का खड़ा होना, यानी आलूदा पानी होता है, मच्छर बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं, गंदगी होती है, नमी की वजह से भी काफ़ी सारे देखिए डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या ये हैज़ा जैसी चीज़ें, जल्द के अमराज बहुत ज़्यादा जो है वो पनपना शुरू हो जाते हैं। सांस की बीमारियाँ जो है वो तेज़ी से फैलना शुरू हो जाती हैं। तो कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, कैसे हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, कौन से लोग हैं जो ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं इन बीमारियों से, या ये जो मौसम है उन पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो आइए ज़रा डिटेल से जान लेते हैं, क्योंकि मौसम तो हर एक ने इंजॉय करना है, लेकिन अगर कुछ एहतियाती तदाबीर साथ हों, एहतियात कर ली जाए तो शायद हम बीमारियों से बच सकें। लेकिन कैसे, इस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बताइए, मौसम तो बड़ा आजकल खुशगवार हो जाता है, कब बारिश होने लग जाए पता नहीं चलता, बादलों की आमद और साथ बरसात भी होती है। लेकिन जैसे भी मैंने कुछ बीमारियों को तो जिक्र किया, इनके अलावा अगर कुछ और बीमारियां भी फैलती है तो वो भी बताइए। जी बिल्कुल। देखें कि समर वेकेशंस जब हम छोटे होते थे तो बहुत ज़्यादा खुश होते थे कि दादी नानी के घर जो है वो हमने डेरे लगाने हैं। तो अब वो रिवाज भी ख़त्म हो गया। वो कहते कब आया और कब जाना है, इसने फटाफट बताएं, हम तो महीना महीना रह जाते थे। तो अब ये चीज़ें जो है ना वो ख़त्म होती जा रही हैं। ये प्यार, मोहब्बत, टॉलरेंस लेवल जो है ना, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं।
गर्मी की पहले बात कर लेते हैं कि गर्मी जैसे ही स्टार्ट होती है तो बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में आ जाते हैं। ख़ासतौर पे अगर हम पानी कम पीते हैं तो यूटीआई गर्मियों में बहुत देखने में आता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा पसीना जो है ना हमारे मसाम से निकल जाता है, इतना इंटेक हम करते नहीं हैं। 2 से 3 लीटर पानी एक आम आदमी को पीना चाहिए गर्मी के मौसम में, और बिल्कुल यख बस्ता पानी ना पिए, बर्फ़ वाला नॉर्मल करके आप पिएँ ताकि आपका गला भी ख़राब ना हो। और वो पानी जो है वो बेहतर भी होता है बॉडी के लिए, वरना खून की नालियाँ श्रिंक होती हैं। जो बहुत ठंडा यख पानी पीते हैं हार्ट अटैक के चांसेस उनमें ज़्यादा बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि पानी जो है वो नॉर्मल बेस पे पिएँ। और गर्मियों में डायरिया, हैज़ा, उल्टी, वॉमिटिंग, चिकनगुनिया, ठीक है, और टाइफाइड। चिकनगुनिया भी समझें कि बुखार जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। अच्छा। और रेड हो जाता है पूरा जिस्म। इसके बाद आप ये देखें कि आपको टाइफाइड जो है, मलेरिया बहुत ज़्यादा है, नमूनिया बहुत ज़्यादा, सांस का आपने जिक्र किया, तो लोगों को सफोकेशन जो है वो हो जाती है। सडन आप ठंडे कमरे से गर्म में, गर्म से ठंडे में जाते हैं। ठंडा गर्म होने से भी आपका जो बॉडी का थर्मोस्टेट है वो थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को देखें कि अगर आप AC वाले कमरे में हैं तो थोड़ा उसको बंद कर लें, एहतियाती है। हाँ, मगर ये कि वो सेंट्रली अब एयर कंडीशन होती है बात चीज़ें, तो आप नहीं कर पाते हैं, या अपनी गाड़ी को आप नहीं करते हैं क्योंकि हीट इतनी है कि आप देखें कि 44, 42 लास्ट वीक 30 सेकंड आप गाड़ी का AC बंद करें तो लग पता जाए। लास्ट वीक मैं नॉर्दर्न एरिया के टूर पे था, नारान का गान और बाबूसर टॉप तक तो बहुत मज़ा था, -3-4 भी था। और जैसे ही गिलगित की तरफ गए तो खुश्क पहाड़ और डेजर्ट ना, और 44, 43 तक जल भुन के आगे जाना था, वापस आ गया कि ये काम ख़राब भी ना हो। मतलब वहाँ पे बड़ा हीटेड था। मगर जब फिर वापस बाबूसर टॉप आए, आपके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है वेदर। यस, ठीक है ना। तो वो बाबूसर टॉप आए तो सुकून का सांस लिया, यार इधर ही बैठे रहो थोड़ी देर के लिए, फ़र्क है। नारायण का गान की रातें ठंडी हैं, वहाँ पे AC की बाज़ दफ़ा ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। पंखे भी, दिन थोड़ा सा हीटेड है तो पंखे नहीं है, क्योंकि जहाँ पे चीड़ का दरख्त होगा वहाँ पे ठंडक रहती है। अब मरी में बहुत ज़्यादा चीड़ के दरख्त हैं, और TB के पेशेंट को हाइटेड जगह पे रखा जाता है ताकि उसका सांस जो है बेहतर हो। इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होती है। तो मरी में भी सैनिटोरियम जो है वो बना हुआ है, TB के जो सख्त पेशेंट होते हैं उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। तो गर्मियों में ये चीज़ें जो हैं, यही फिर आगे बरसात का मौसम जैसे ही शुरू होता है, फोड़ा फिंसी आम होना शुरू हो जाता है। हमारी माएँ जो हैं वो हमें साफ़ी पिलाती थी। साफ़ी आप घर में बना सकते हैं, नीम के पत्ते काट के उनको छान लें और एक एक गिलास जो है वो कोशिश किया करें हर हफ्ते बाद पिला दें बच्चों को। नीम मिल जाती है, अगर वो आपको हरी भरी नहीं मिली तो सूखी तो पंसार से आपको मिल जाती है। तो उससे भी आपके खून की प्यूरिफिकेशन जो है वो साफ़ खून जो है वो आपका हो जाता है। और इसमें जो बाहर से हम खाने खाते हैं आउटसाइड में, वो बीमारियां, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन जो है वो हमें होता है। आप किसी को मोशन या उल्टी होगी ना, आप पीछे चेक करें कि आपने क्या खाया है, तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आपने बासी खाना खाया। गर्मियों के मौसम में आप उतना ही खाना पकाएं जितना रात तक कंज्यूम कर लें, उसको फ्रिज में ना स्टॉक करें किसी किस्म का भी। ख़ास तौर पे चावल जो हैं, चावल इंतहाई ख़तरनाक हैं। चावल को आप बहुत हीटेड करके फिर उसको खाएं, और एक दिन से ज़्यादा फ्रिज के चावल नहीं खाने चाहिए। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको मोशन और उल्टियों की तरफ ले जाता है। डॉक्टर साहब, चावल तो फ्रिज में रखने भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा गर्म करने के बाद उनकी वो तासीर ही नहीं। पेरेंट्स जो हैं वो जॉब वाले हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, वो सारा ही गर्म कर लेते हैं, जितना खाया फिर फ्रिज में। वो तो बीमारी है, निरी बीमारी है ना। आप इस तरह की जो करें ही ना कि चावल तो गर्मियों में कोशिश करें कि फ्रिज में स्टॉक ना करें। और सालन अगर आप करते हैं तो उसको फिर मुख्तलिफ पोर्शन में रखें, ताकि उतना निकाल के वो गर्म कर लें। डोंगा आप गर्म करके फिर रख देते हैं तो वो तो बहुत ही। तो ये है कि बच्चों को यही तरकीब देनी है कि जितना खाना आपने निकालना है वो चम्मच से निकाल के उतना ही गर्म करें, सारा ना। या वो मिलते हैं ना छोटे छोटे बाउल में कर लें, बाउल में कर लें। उसमें ये कि ये फिर छोटी सी एहतियातें जो है ना, बरसात की जो बीमारियां उससे आप बच सकते हैं, गर्मियों की बीमारियों से आप बच सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम बारिश के मौसम की बात करते हैं तो ये डेंगू और मलेरिया जो है वो बारिश के, यानी कि इस मौसम में ही उसके केसेस हमने देखे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। वजह बेसिकली पानी जगह जगह पे बरसात में खड़ा हो जाता है। हम अपनी मदद आप तो नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट की तरफ देखते रहते हैं, कोई आएगा तो सफाई कर, भाई वाइपर लेके मार दो। सफाई निस्फ़ ईमान है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने काम करते थे, हम क्यों नहीं कर सकते? और इसमें मज़ा बहुत आता है जब आप अपने हाथों से अपने काम कर रहे होते हैं। जहाँ गंदगी है
गंद वाले हम हैं, सफाई वाले वो हैं, ठीक है। हम तो गंदगी करते हैं, ठीक और है। हम उसे कहते हैं वो गंदगी वाला नहीं आया, भाई गंदगी वाले हम खुद हैं, हम करते हैं, सफाई वाला है। वो सफाई वाला है। तो आप उसको वाइपर मार के वाइप आउट कर दें, सफ़ा कर दें। छत पे ज़रूर जाएं, जो आपने पुराने टायर फेंके हुए, तो शीशे के गिलास फेंके हुए, मटके फेंके हुए, कूलर पुराने फेंके हुए, उसमें पानी जब जमा होता है तो ये फिर डेंगू वाइट मच्छर जो है, इसकी देखें कि अल्लाह ताला ने कैसा प्रोमिनेंट कर दिया कि धारियाँ भी हैं, खूबसूरत भी है। अच्छा, इतना प्यारा होता है वो डेंगू। और जब काटता है फिर प्यार श्यार सारा निकल जाता है, सारी मोहब्बतें तो खत्म। इसमें ये है कि गर्मियों में आप देखें कि प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसको डेंगू हो जाए। तो वो कई लोगों की तो हमने डेथ भी देखी है 10-15 साल से, जब से हमें डेंगू का पता चला। शायद पहले भी हो, इतना मशहूर नहीं हुआ था ये मच्छर, जितना अब ज़्यादा बड़ा फेमस हो गया। और वो भी वायरल हो गया। पहले इसका मौसम अगस्त सितंबर होता था, आजकल जल्दी भी देखने में मिलता है। तो इसलिए बरसात के मौसम में जहाँ भी आप देखें कि बारिश का पानी है, उसको वाइप आउट कर दें, वरना वहाँ पे ये गंदा और अच्छा मच्छर दोनों पैदा होते हैं। मलेरिया भी हो सकता है आपको। और लोग ना, जब सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है ना, शिवरिंग, इसमें बुखार भी बड़ा हाई ग्रेड होता है, तो टेस्ट करवाने चले जाते हैं। तो ये है कि जब आपको शिवरिंग नहीं हो रही ना, फिर जब आप टेस्ट देंगे तो वो आपका नॉट सीन आएगा। अच्छा, ये उस टाइम देना होता है कि जब आपको फुल शिवरिंग हो रही हो, फिर ये ब्लड दें, तो फिर उसमें पता चलता है, वरना आपके पैसे ज़ाया होते हैं। अमूमन नॉट सीन ही ज़्यादातर आया होता है। इसमें आपने देखना है कि गर्मियों बरसात के मौसम की जितनी भी सब्जियां और फ्रूट हैं, इनको अच्छी तरह धो के आप खाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर भी स्प्रे वगैरह केमिकल होते हैं, तो इससे भी आपके जिस्म में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन जो सब फ्रूट, मतलब ये कि उसके बगैर तो आजकल गुजारा ही नहीं है। और हाइब्रिड फसलें लेनी है ना, इन्होंने ज़्यादा लेनी है और जल्दी लेनी है, तो इसलिए मुख्तलिफ पैरासाइट्स जो हैं वो डाले जाते हैं। सब्र खत्म हो गया ना, चीज़ फौरन हमें चाहिए। तो इसीलिए हमारे अंदर भी सब्र खत्म हो रहा है। जो चीज़ आप खाएंगे वैसे ही आप रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन भी आपका फिर वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जब भी सब्ज़ी फ्रूट लेके आएँ, इसको अच्छी तरह वॉश आउट करें। 3-4 चम्मच जो है एप्पल साइडर विनेगर पानी में डाल के डुबो दें 1 घंटा, तो सारा उसके ऊपर से जो है वो केमिकल उतर जाएगा। देन आप जो है उसको इस्तेमाल करें तो बेहतर है। और सीजनल फ्रूट और सब्जियां खाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन जो सीजनल हैं वो आपके अंदर जाएँ। लोग केमिकल विटामिन के ऊपर चले गए, और अर्लियर एज में मैं देखता हूँ 20 साल 15 साल के बच्चे भी विटामिन जो है वो खाने की कोशिश करते हैं। तो वो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो इस तरह ना करें कि आप सिंगल वे पे जाएं, और जो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको आप इस्तेमाल करें। वो आपको, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप बरसात के मौसम को, गर्मी के मौसम को बियर कर सकते हैं। नहीं तो आप देखें सनस्ट्रोक हो जाता है जब आप थोड़ा सा भी बाहर, जिसको आदत नहीं है तो वो सूरज की रोशनी में निकल गया, कोई हैट नहीं है, कोई ऐनक नहीं है, तो वो ये है कि फेंट हो गया वो बेचारा। तो इसमें ये है कि गर्मी और सर्दी, गर्मियों और बरसात के मौसम में ये मेन बीमारियां हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी बीमारी इस गर्मी और बरसात के मौसम में आती है वो हेपेटाइटिस ए और ई है। वो गंदे पानी की, जो गंदा पानी की नालियाँ हैं वो साफ पानी के साथ मिल जाती हैं। 40-40 साल पुरानी पाइप डाले में जंगलूदा, तो उनमें सुराख हैं छोटे छोटे से, और वो साथ मिक्स हो जाते हैं। वो तो चेंज करने का नाम नहीं है। अब आप देखें कि पिंडी इस्लामाबाद में सब प्लास्टिक का पाइप अब डाला जा रहा, हर तरफ रोड ही रोड। खोद के भूल जाते हैं या बना देते हैं, फिर आ जाते हैं, पता नहीं ये कौन लोग हैं। बाद में याद आता है। यकीन करें कि पेट्रोल इतना महंगा है, उसके बाद आप आधा घंटा लाइनों में लगे हुए सब रोड्स के ऊपर। सब ये अपना पार्क रोड देख लेना, जहाँ इन्हें कोई सड़क या कोई ब्रिज बनानी होती है ना, वो 1 महीने 40 दिन में 72 दिनों में बन जाती है। ये चौथा महीना है, अभी कोई नामो निशान हम ऑफिस के लिए आते हैं, बहुत ही मुश्किल है। गाड़ी बिल्कुल साफ करा के ना, आप पॉलिश करा के आए जाती है। मैं गाड़ी साफ करने वाला आता है, मैं वो भी साफ ही कर रहा था, मैंने उसको कहा बस ठीक है छोड़ दे, क्योंकि कपड़ा लगा रहा था। तो मैं निकली, बिल्कुल लश गाड़ी लेके निकली, ये पार्क रोड पे आई, जो मिट्टी उड़ रही थी अभी बाहर खड़ी है, देखिएगा आपने कहना ये तो साफ। मेरी ब्लैक गाड़ी है, बिल्कुल वाइट हो गई है वो, अभी पॉलिश करके आई है वो गाड़ी ना, साफ सुथरी। तो ये हाल है। मतलब लोगों की जो है मॉडरेशन का ख्याल रखें, और एक वक्त में एक चीज़ को बनाएं, 10 चीज़ें ना खोद मारें। उधर से भी नहीं जा सकते, इधर से भी नहीं जा सकते, पेट्रोल इतना महंगा है, ठीक है, और
₹2 सस्ता कर देते हैं, 460 रुपये महंगा हो। सीरियस। अच्छा वो अब ये टॉपिक ज़रा हट जाएगा। मुझे ₹1 ₹2 उन्होंने किया, मैं लिटरली इतना हंसी, मैंने कहा इतना बड़ा एहसान क्यों किया। पता नहीं कौन वो मशवरे कौन देते हैं कि लोगों की कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारे इमोशंस के साथ खेला जा रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। डॉक्टर साहब ये इतना सोच के ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। ना करते तो ज़्यादा अच्छा था। ऑब्वियसली ये जो स्किन की बीमारियां हैं वो इस मौसम में हमने देखा बहुत ज़्यादा वो जैसे मैंने बताया कि फोड़े फिंसियाँ जो हैं वो आम होती है, स्किन में आर्टिकेरिया हो जाता है। आर्टिकेरिया ऐसा होता है कि जैसे ही आप चावल या गोश्त खाते हैं तो तरप्पड़ जिसे हम कहते हैं, इतने बड़े बड़े पूरे जिस्म में पड़ जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आम होती है। इसमें घर में ही अगर आपको ऐसी सूरत हाल हो जाए, ठंडा यख पानी लें, हाफ लीटर के करीब, 2 चम्मच आम नमक जो घर में हम जो पिंक सॉल्ट है, ठीक है, उसको मिक्स करके रुई के साथ सब जगह पे लगा लें। आपको सूदिंग इफेक्ट आएंगे स्किन की किसी भी प्रॉब्लम में। अच्छा एक चीज़ और इसमें ऐड कीजिएगा कि मोस्टली कुछ लोग शावर लेते हुए उनके स्किन के ऊपर जो है वो रेड होना स्किन शुरू हो जाती है, इसकी क्या वजह है? उसमें ये होता है ना कि बाज़ दफ़ा पानी सूट नहीं कर रहा होता बॉडी को, तो उसमें भी आप नमक वाला पानी जो है ना आखिर में अपने जिस्म पे डाल के अगर बाहर आ जाते हैं, अच्छा। ठंडा जो मैंने मग्गा बताया ½ kg का, तो उससे आपकी जो है ना वो बेहतरी आएगी। अच्छा। और इस मौसम में कोशिश करें कि घर में जो है वो नमक का ढेला ही ना, कोई लैंप लें वो तो बड़ी महंगी होगी, ठेला ₹100 का मिल जाएगा, कॉर्नर में रख दें। अच्छा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी आपने बाथरूम में रख दें। अच्छा। फिटकड़ी होती है वो नेगेटिविटी आपकी ले जाती है, इतना टुकड़ा ₹100 का ख़त्म ही नहीं होता, वो रख दें बाथरूम में, ठीक है। अपने बेड के नीचे नमक रख दें या सरसों का तेल रख दें, ठीक है। ये जितनी भी नेगेटिविटी हमारे चीज़ों में आई होती है, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन, और जो पर्दे हमने कभी नहीं धोने हैं, ठीक है, जो हमने कारपेट बिछाया उसको साफ़ कभी नहीं करना, उसकी माइट जो अंदर कीड़े हैं छोटे मोटे, वो एलर्जी बहुत ज़्यादा करती है, नमी होना शुरू हो जाती है, उससे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये चूस लेता है सारी चीज़ें। उसको प्याज को आप रख सकते हैं, 5-6 प्याज रख सकते हैं अपने बेड के नीचे, ठीक है। हफ्ते बाद उसको पकाना नहीं है, फेंक दें। तो ये निकालें पकाएं। तो ये आपकी नेगेटिविटी को भी ख़त्म करते हैं। और घर में कभी कभी नमक डाल के इसको धो भी लिया करें घर में ना, तो बहुत सारी सफाई जो है ना इससे होती है। फर्श वगैरह जी बिल्कुल, जब आप केमिकल डाल के धो रहे होते हैं तो फिर ये नमक भी थोड़ा थोड़ा सा डाल के कोने खुदरों में डालें। और इसके बाद जो है कोशिश करें कि हर महीने अपने कर्टन्स को आप झाड़ें, साफ करें। धूप में कई सालों से लगे हुए हैं, उतारते ही नहीं है वो। और जो कारपेट है इसको तो घर से ख़त्म कर देना चाहिए। एक वक्त में ख़त्म हो गया था, दोबारा अब ट्रेंड हो गया, दोबारा कारपेट जो है वो शुरू हो गया। हालांकि टाइल्स बड़ी ज़बरदस्त, हाँ वो टाइल्स अभी बड़ी ज़बरदस्त आ गई हैं। जिन घरों में छोटे बच्चे उनमें तो चले ठीक है, मगर ये कि उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। वो उसमें ये है कि आप गलत कर देते हैं कि उसके ऊपर काम वाली से पोछा लगवा देते, कारपेट वो जो आपने फर्श पे पोछा लगाया वही आप उस पे लगा रहे हैं। उसकी जो मशीन है आप उससे साफ करें, तो वो ये है कि वो ज्यादा बेहतर। कारपेट पे पोछा लगाएंगे वो तो अजीब सी स्मेल क्रिएट करेगा, वो तो अंदर ही सारा अंदर ही रह जाएगा ना, ऊपर से वो कैसे निकल। आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि हेल्थ के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि मौसम बरसात का सिलसिला शुरू है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो आ सकती हैं और कैसे उन बीमारियों से हमने खुद को महफूज रखना है, क्या एहतियात होनी चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं तो उसका इलाज कैसे यकीनी बनाया जा सकता है। इसी पे बात करें डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, बच्चों की बात की जाए उनका इम्यून सिस्टम कम होता है, बुज़ुर्गों की बात की जाए ऑब्वियसली उनका भी इम्यून सिस्टम कम होता है, तो इस मौसम में ख़ासकर ये बच्चे और बुज़ुर्ग जो हैं वो किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं? देखें, सर्दी हो या गर्मी हो, दोनों ही मौसम बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए हार्मफुल होता है। ख़ास तौर पे अगर हम बात कर लें बुज़ुर्गों की जिनको दिल के अमराज हैं, उनके लिए गर्मी सर्दी दोनों ख़तरनाक हैं। अच्छा। और अपने अगर उन्होंने कोई काम करने हैं तो कोशिश करें कि अर्लियर मॉर्निंग में कर लें, 12 बजे से लेके 5 बजे तक बाहर ना निकलें। जी बिल्कुल, आफ्टर सनसेट जो है वो अपना कोई काम करना चाहें बाहर जाएं, या चहलकदमी भी करनी है वो आफ्टर मगरिब जो है वो अर्ली मॉर्निंग या आफ्टर। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें ये है कि बच्चों का भी यही हाल है, क्योंकि बच्चों में विटामिन डी की इंतहाई कमी है। आजकल तो बरस रहा है विटामिन डी बहुत तेज़ी से, जितना ले सकते हैं। गोली खा लेंगे, माँ बाप बच्चों को गोली विटामिन डी की दे देते हैं। सूरज के सामने जो है वो थोड़ा बहुत नहीं लेके जाते। सनराइजिंग छुट्टियाँ हैं ना, उन्होंने सोना ही सुबह है, सारी रात खेलते रहेंगे, मामा छुट्टियां हैं जी हमने तो सोना ही नहीं है, खाते रहेंगे, मंजिंग होती। ये है कि अगर सुबह सनराइजिंग की जो धूप है 15-20 मिनट भी आपको मिल जाती है,
दैट्स गुड। डॉक्टर साहब हम डेली लेते हैं ऑफिस आते हुए, सुबह सुबह सूरज निकल रहा होता है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद ये है कि सनसेट जब हो रहा है उसका तकरीबन जैसे 7, 10, 15 पे मगरिब है, तो आप 6:30 बजे सूरज के सामने आ जाएं, वो इतनी ख़तरनाक शुआएं नहीं होती, हाँ। दिन के टाइम जो है ना वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इसमें ये है कि बच्चों की इम्यूनिटी भी कम होती है, बड़ों की भी कम होती है। इसमें कोशिश करें कि पल्प के साथ जो है वो फल बच्चों को खिलाएं, ना कि उसके जूसेस आप बना अच्छा, के बच्चों के टेस्ट भी तो हमने डेवलप नहीं किए हुए ना, वो तो बच्चे वो फ्रूट्स को देख के मुँह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। देखें, मैंगो बेतहाशा विटामिन सी का सोर्स है, फुल ऑफ सोर्स है। और इस ज़रूरी मुल्क में जहाँ पे ये पैदा होता है 100 रुपये से 50 रुपये से किलो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे इतने महंगे, मतलब 300 रुपये किलो, 1500 रुपये के 5 किलो, तो ये टू मच ना, बहुत महंगे हैं। हालांकि बाहर के मुल्कों में भी बंद हुए में बॉर्डर नहीं जा रहे, तो यहाँ पे इतना चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। हाँ। आप ये हर देखें एक ने अपने रेट फिक्स किए हुए। उसकी बच्चों को आप घर में आइसक्रीम बना के दे सकते हैं। यस, ठीक है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है, दही में काट में उनको, हाँ, दही में काट दें, दूध में बना के दे सकते हैं। तो ये नया खून आपका बनाता है मैंगो। हाँ, ख़ासतौर पे प्रेग्नेंट वूमेन के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है कि रोज़ाना 1 पाव आम वो खा लें, उसके बाद नीम गर्म दूध 1 गिलास विदाउट चीनी या शहद डाल के। तो ये विदिन 15 और 20 डेज 2 से 3 पॉइंट ब्लड ऊपर करता है। क्योंकि प्रेग्नेंट ख़वातीन काफ़ी उनमें बहुत ज़रूरी है। वीकनेसेस आ जाती है ना, मुख्तलिफ वो सप्लीमेंट तो खा रहे होते हैं, फोलिक एसिड खा लिया, ये खा लिया। हमारी किसी खुराक में फोलिक एसिड नहीं है, जबकि यूरोप में उन्होंने आटे में, ब्रेड में, बिस्किट्स में, सब में फोलिक एसिड जो है वो यूज़ किया हुआ है। उन लोगों को वो इंटेक नहीं करना पड़ता। तो वो कोशिश करें कि ये इस मौसम में जितने फ्रूट्स हैं, जामुन आप ले लें, हाँ, वो थोड़े दिनों के लिए आता है। ये आपके लीवर का डिटॉक्सिफिकेशन। अच्छा, जामुन हमने देखा कुछ लोग भर भर के खाना शुरू कर देते हैं, वो ठीक है? 5-7 दाने, 8 दाने, ज़्यादा ना खाएं, ठीक है? जब तक हमारी आंखें पेट ना भर जाए हम तो खाते रहते हैं। डिटॉक्स करता है आपके लीवर को, और शुगर पेशेंट के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बाज़ लोग जो है आम खाने के बाद मुंह पक जाता है तो आम कभी नहीं खाते। आम आपने खाया, अगर ऐसा प्रॉब्लम है 4-5 दाने जामुन खाएंगे, वो बैलेंस कर देगा। ओके। अगर कच्ची लस्सी पीते हैं फिर भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है? और ये रोज़ाना 1 महीने के लिए इस फल ने आना है, ज़्यादा टाइम नहीं होता। आम के आम, गुठलियों के दाम, इसकी गुठलियाँ सुखानी है आपने, इसका पाउडर करना है। शुगर पेशेंट 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, घर में आपके इलाज पड़ा हुआ है। आप ये देखें कि आपकी इंसुलिन कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता टैबलेट कम होगी अगर आप रेगुलर खाते हैं। ये तो बड़ा आसान है। आप 5 किलो ले आएँ, तो आपकी गुठलियाँ उसको सुखाएं, पाउडर कर लें घर में, कोई केमिकल नहीं डालना उसमें, शीशे के जार में उसको एयर टाइट कर लें। तो आपके सामने ही है वो, ठीक है ना? प्लास्टिक में ना डालें, उसमें थोड़ा हार्मफुल हो जाए। उसमें डाल के 1 चाय वाली चम्मच सुबह ले लें, 1 शाम ले लें। तो इसको कहते हैं आम के आम, गुठलियों के दाम। आप उसका पल्प भी खा रहे हैं और गुठलियाँ भी आपके नेचुरल, हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई फ़ायदा रखा होगा, लेकिन हम चले जाते हैं सप्लीमेंट्स। आम के जो पत्ते नीचे गिरे होते हैं उन्हें धो के आप इसका कहवा पिए, तो ये भी शुगर को कंट्रोल करता है। करेक्ट। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, हम इनसे दूर होते जा रहे हैं, और बहुत अरबों डॉलर की जो इंडस्ट्री है उसकी हम चीज़ें जो है ना वो खरीद के, ठीक होना किसी ने नहीं है। बस वो मैनेज होती रहती है, जब मैनेज होती रहती है, बदपरहेज़ी हमने करनी है। बाज़ दफ़ा तो दवाइयाँ रेजिस्ट करना शुरू कर देती हैं, वो भी असर नहीं करती। देखें, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों कहा जाता है कि आपके जब आप खाना खाते हैं तो आपकी शुगर एकदम ट्रिगर करती है, पूरे जिस्म में वो शुगर ही शुगर फैली होती है, आपका वो सेल ही बंद होता है, अंदर जा ही नहीं रहा। तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाती है, आप जितनी मर्जी 100 यूनिट भी लगा लें, आपको काम ही नहीं करेगी। पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो ठीक करवाए ना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ बताइएगा कि इस मौसम में हम देखते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, ये इन्फेक्शन भी बड़ा कॉमन हो जाता है, इसकी क्या वजह है? गर्मी की वजह से। थर्मोस्टेट जैसे हमारे जिस्म में है, वो उसका टेम्परेचर आगे पीछे होने की वजह से, रनिंग नोज़, फिर अशूबे चश्म बरसात में बहुत ज़्यादा, तोता चश्म भी होते हैं, शूबे चश्म भी होते हैं, तो वो भी हैं। तो उसमें भी आप ये देखें, ये होता है कि हम वो गंदे हाथ होते हैं, पसीने वाले आंखें, एक तो कोशिश करें कि ब्लैक ग्लासेस जो है ना वो नहीं उतारने, और जब आप वज़ू के लिए जाएं अपने ग्लासेस फिर धो लें अच्छी तरह, ठीक है जी? धो के फिर आपके पास सॉफ्ट टिश्यू होना चाहिए, टॉवल का कोई काम नहीं है। कि आप टॉवल से उसको साफ़ कर रहे हैं, टॉवल फिर उधर डाल दिया, बच्चा आया, हाथ लगाया, उसने लगाया, उसको भी लग गया। टिश्यू को भी ऐसे जगह पे फेंकना है जहाँ पे कोई उठा ना सके। मतलब ये इंतहाई, क्योंकि आप पिछले साल भी देखें ये बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया, और लोग फ़ौरन जो है गुलाब का अर्क डालना शुरू कर देते हैं। उसमें ना नेचुरल स्टीरॉइड होता है जो ख़राबी का बायस बनता है।
अच्छा, यानी और वो जो वो नहीं डालना चाहिए, गुलाब ठीक का है ना। अपने डालते डॉक्टर से पूछ के तो आप ये डालें। उसमें ये है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से हमारे आंसू जो है वो भी खुश्क हो गए, हाय बेचारे सफ़ेद हो गए। तो इसमें आर्टिफिशियल टीयर्स अपने घर में रखें, Artificial हर tears, बंदे की अलहदा बॉटल हो। अच्छा, वो तो नॉर्मली भी डॉक्टर साहब मैं डालती डालने रहती हूँ चाहिए, क्योंकि मेकअप हम करते रहते हैं ना, बच्चों तो को आंखों में अक्सर वो चुभन सी इरिटेशन होती है। बच्चों को लाजमी डालें दिन में 2-3 बार, और हर बच्चे की नाम लिख के ना लेबल के ऊपर बॉटल अलहदा काइंडली हाँ। रखें, क्योंकि आपकी आंखों को कुछ हो सकता है या मेरी आंखों को कुछ हो सकता है, तो साथ लगते हैं ना, Yes. तो फिर हम हटा लेते हैं। तो उसमें अलहदा पता होगा यार और नाम। वो तो महंगे भी नहीं है इतने, वो चीप 800, 1000, 500, 600 से शुरू हो जाते हैं, तो 2000 रुपए तक के हैं, जितनी आपकी जेब अफोर्ड करती, सारे ही काम करते हैं। ये नहीं कि आपने ज़्यादा पैसे देने 2000 की लेना है, नहीं। हाँ, तो ये ऐसी बात नहीं है। तो आर्टिफिशियल टीयर्स हर घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्क्रीन टाइम हम छोड़ते ही नहीं है। जो फ़ारग टाइम है वो हमारा मोबाइल टाइम है, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं है कि पता नहीं हमने इससे ही ज़्यादा दोस्ती कर ली है, घर वालों से दोस्तियाँ छोड़ इससे दी। पहले डॉक्टर साहब हमारा यही टॉपिक था, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि वो ये जो वर्ल्ड कप था वो पुर्तगाल शायद हारा है, तो वो बता रहे थे कि बच्चा जो है वो साथ बैठे से डिस्कस नहीं कर रहा था, फ़ोन पे अपने इमोशन बता रहा था कि मैं रो रहा था कि ये हो गया वो हो गया। तो हमने घर वालों से चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, हमने फ़ोन पे डिस्कस करनी है। इस मौसम में अक्सर हमें जो डिजीज़ हो जाती है, स्किन का जैसे इशू हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, नज़ला ज़ुकाम बुखार ये वाली चीज़ें हो गई, तो घर में कोई दवाइयाँ पड़ी होती हैं, वही हम खाना शुरू कर देते हैं कि नहीं पहले अभी बुखार हुआ था तो ये दवाई खाई थी, ये नज़ला ज़ुकाम हुआ था तो ये दवाई खाई थी, अब डॉक्टर के पास जाके क्या करना है, फिर से यही दवाई ले लेते हैं, तो ये ठीक है? ये तो पहले भी हम डिस्कस करते हैं कि हर घर में एक मेडिकल स्टोर होता है जिसमें दवाइयाँ हम बचा के रख लेते हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर आपको पिछले साल खुदा ना खास्ता बुखार हुआ था या मुझे हुआ था, उस टाइम एटमॉस्फेयर कैसा था, डॉक्टर ने मुझसे क्या पूछा था, और अब मैं वही दवाई खाऊंगा तो मुझे कितने बैड असरात आएंगे, ठीक है। और अनपढ़ लोग भी घरों में बहुत सारी दवाइयाँ इकट्ठी रख लेते हैं, जिसके ऊपर एक्सपायरी लिखी होती है वो भी नहीं पढ़ते, और एक्सपायरी भी पढ़ लेते हैं। अब जितने आपके सिरप हैं बच्चों के, बच्चे ज़्यादा सिरप इंटेक करते हैं, उस पर एक्सपायरी साल 2 साल की लिखी होती है, बट जैसे ही आप ढकना खोलते हैं ना, तो वो विद इन 2 और 3 वीक में ख़त्म करना चाहिए, उसको स्टॉक नहीं करना। वो लिखा तो एक्सपायरी है, मगर ये है कि वो उसमें कुछ ऐसी गैसेस के साथ उसको बंद किया जाता है, वो आप खोलते हैं तो वो ख़त्म हो जाए। तो ये ना हो रीज़न के बाद में उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, गर्मियों वाले जो आप सिरप हैं वो आप सर्दियों के लिए संभाल के रख रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर दें। बच्चा आपका ठीक हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेडिसिन फेंक दें, तो वो घर में स्टोर बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हमें फिर बीमारियां जो हैं वो ट्रिगर कर जाती हैं कि एक छोटी सी बीमारी के लिए हमने सेल्फ मेडिकेशन की, जो कि बहुत आम है हमारे मुल्क में। यूरोप में आपको पैनाडोल डिस्प्रिन नहीं मिलती विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। यहाँ आप कोई भी चीज़ स्टोर पे चले जाएं और उसको बताएं, वो आपको दे दे। इवन शायद पहले भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक मेडिकल स्टोर पे एक खातून है, उसके बच्चे के शायद कान में बहुत ज़्यादा दर्द था, कोई इन्फेक्शन था या जो भी, लेकिन वो बच्चा बड़ा वो दर्द में था, तो वो जाके स्टोर वाले को कहती है, डॉक्टर साहब जो स्टोर पे लाए, डॉक्टर साहब ये मेरे बच्चे को कान में प्रॉब्लम है, इसको बहुत दर्द हो रहा है, तो इसके लिए कोई दवाई दे दें। अब भाई स्टोर वाला और डॉक्टर का क्या उसका ताल्लुक, उसको डॉक्टर कह रहे हैं और वो कोई ना कोई ड्रॉप निकाल के उसको दे रहा है कि ये वाला ले। वो किसी की मैट्रिक फेल सनद पे खुद काम कर रहा है और वो डॉक्टर बना हुआ है, ठीक है। वो पर्चियाँ देख के डॉक्टर के, वो डॉक्टर सबसे अच्छा लोगों ने शॉर्टकट ढूंढा हुआ है ना कि वो 100 रुपए की 3 खुराकें बना देता है, डॉक्टर को 500 रुपया ज़रूर देना। और ज़्यादा मेडिकल स्टोर में यही वाली जो है एक्सरसाइज में देखता हूँ, कुछ जानने वाले हैं, कभी जाना हो बैठना हो तो उधर वही दवाइयाँ दे रहे होते हैं। मैं कह यार तुम्हें क्या पता, कहते नहीं डॉक्टर साहब वो पर्चियाँ आती हैं ना, फिर हम सीख गए हैं सारा काम, हालांकि खुद मैट्रिक। इसका डॉक्टर का दिमाग खराब है जो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है और डेली बेसिस पे। देखिए MBBS 5 साल किया, फिर 1 साल हाउस जॉब 6 साल, फिर FCPS साल 2 साल 3 साल, और 8-9 साल के बाद वो तो बेचारा फारग। और FCPS कोई जो है वो खाला जी का घर नहीं है, बिल्कुल। MBBS भी खाला जी का घर नहीं है, वो भी MBBS भी बहुत मुश्किल है। नहीं चले हम देखते हैं मेजॉरिटी MBBS तक आ जाते हैं, FCPS तक नहीं कर सकते। और मैंने इवन ऐसे डॉक्टर देखे डॉक्टर साहब कि जो बेचारे बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका FCPS क्लियर नहीं हो रहा, ऐसे ही है, इतना टफ होता है। तो वो पागल है जो पढ़ के इतना वो कर रहे हैं। ये जो है ना चेक एंड बैलेंस होना चाहिए हमें। तो आप देखें कि इससे फिर ये बीमारियां, ये इन्फेक्शन ये ज्यादा पे ट्रिगर होने लग जाते हैं। आप ग्रोसरी करने जाते हैं, पैनाडोल वहाँ से ले आते हैं, डिस्प्रिन वहाँ से ले आते हैं, आम पड़ी होती है, मार्ट के ऊपर पड़ी होती है, मार्ट पे पड़ी होती है भी, ये भी 6 डब्बियाँ दे दें, ये दे दें, ये दे दें। वो जो गली मोहल्लों में दुकानें बनी है आपको वहाँ से, क्योंकि कई लोगों का मशगला है रोजाना जो है पैनाडोल या डिस्प्रिन खाना, उनको पता नहीं है कितना हार्मफुल है आपके किडनी और आपके लीवर को डैमेज बॉडी में जरा सा पेन हो गया, सर दर्द हो गया, वही आपके आपने अपनी इम्यूनिटी इतनी कम कर ली है कि आप डिपेंडेंट हो गए।
आपने वॉक छोड़ दिया, आपने एक्सरसाइज छोड़ दिया, आपने पानी पीना छोड़ दिया, ठीक है, आपने गुस्सा करना ज़्यादा कर दिया, आपने रातों की नींदें हराम कर दी, कार्टिसोल लेवल आपका बढ़ा, आपका जिस्म मोटापे की तरफ चला गया, आप फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में आ गए। तो आप मुझे ये बताएं कि फिर हम पैनाडोल खाएंगे या डिस्प्रिन खाएंगे पानी में डाल के, चलो 6 घंटे सुकून हो गया फिर खा लेंगे। तो ये जो चीज़ें कर रही हैं ख़ासतौर पे अनमैरिड बच्चियों के लिए, उनकी ओवरीज के लिए बहुत ख़तरनाक है इन आर फ्यूचर। ये दोनों मेडिसिन जो है इंतहाई ख़तरनाक है। डिस्प्रिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है आधी गोली से ज़्यादा ना खाएं, उसका भी उतना ही असर है जितना 2 गोलियाँ। 2 गोलियाँ नुकसान करती हैं, पानी में डाल के आप पी लेते हैं। तो ये देखें कि अपने डॉक्टर से पूछे बगैर कोई सेल्फ मेडिकेशन। आई थिंक बैन भी हो गई थी, मगर फिर शुरू हो गई है। मतलब ये है कि आप देखें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कितने लोग करते होंगे, कोई भी नहीं करता। ना कि वो अगर होता है हमें पता होता है अच्छा ये हमने दवाई पहले भी खाई थी आराम आ गया था, फिर से हम वही गोली खा रहे हैं। वो मतलब एंटीबायोटिक उस टाइम किस अलामात पे आपको डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की थी, अब कौन सी करनी है। ऊपर की एंटीबायोटिक और होती है, निचले हिस्से की एंटीबायोटिक और होती है, आप वो खा। ये सिंपल सी बात मैंने बता दी है कि ये डिफरेंट। ये हम लॉजिक समझ आते तो शायद आज हमें ये टॉपिक ना करना पड़ता। लोग इतने अवेयर हो चुके हैं, जहाँ देखते हैं कि सोशल मीडिया की एप्लीकेशन आई हुई है, टेक्नोलॉजी में AI में ये आया हुआ है, वो कैसे यूज़ करना है ये उनको बड़ा पता है, लेकिन जान के साथ खिलवाड़ करना उनका जो ना बड़ा फेवरेट मशगला बन गया। बरसात के मौसम में क्या इसकी कोई वैक्सीनेशन, कोई हिफाजती ऐसे इकदाम हैं कि हम जैसे ये मौसम आए हमें पता हो कि खुदा ना खासा इम्यून वीक है, या वैसे ही एहतियातन कोई वैक्सीनेशन जो है ना वो लगवा ली जाए? फ्लू की आप लगवा सकते हैं, फ्लू जो ज़्यादा हो जाता है बाज़ दफ़ा तो वो लगा सकते हैं, टाइफाइड की लगा सकते हैं, ठीक है। टाइफाइड रिकरेंस बाज़ दफ़ा एक ही मौसम में लोगों को बार बार होता है, जिससे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन के ऊपर। टाइफाइड मगर 2019 में हुआ था, लग पता गया। जी बिल्कुल नहीं, आप एक दफ़ा की बात करें, रिकरेंस 4-4, 5-5 साल उसी टाइम पे आ रहा होता है। ये रिपीट हो सकता है? रिपीट बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो अंदर ही बैक्टीरिया, और इसकी सबसे अच्छी जगह जो ट्रीटमेंट ना होने की वो गाल ब्लैडर में जाके बैठ जाता है। अगर मुकम्मल ट्रीटमेंट ना हो तो वो उसकी अच्छी जगह गाल ब्लैडर है। तो उसमें ये है कि जब आपका ख़त्म हो जाए टाइफाइड, जो आपने एंटीबायोटिक खानी थी, उसके 1 महीने बाद वैक्सीनेशन कराएं, ताकि 3 से 5 साल आप उसके क्योर में रहे, फिर आपको बार बार नहीं होगा। 2019 से अब तक हम हिफाजत में ही है। तो वैक्सीन इसकी बनी हुई, और घर में जो पानी आप लोग पीते हैं उसको उबाल के पीना है, उसको चेक कराएं। अगर आप बोर वाला घर का पानी पी रहे हैं ना अपनी तरफ से साफ समझ के, तो उसमें भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि वो गंदगी बरसात के मौसम में उसमें शामिल हो गए, तो फिर इसीलिए टाइफाइड, हैजा जो है, कॉलरा बहुत ज़्यादा गंदगी से आता है। जी बिल्कुल। गैस्ट्रो की प्रॉब्लम गर्मियों के इस बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा है। तो वो पानी जो आप उबाल के पी लेंगे, उससे आपके मिनरल वाटर के पैसे बचेंगे, आपकी सेहत हेल्दी रहेगी। ज़्यादा नहीं उबालना, ये भी ज़रा बता दें। 2 से 3 उबाल बस। स्टील का देचका होना चाहिए, सिल्वर में कभी ना उबाले। और इसके अलावा आजकल लेमन बहुत सस्ता है, कोशिश करें नींबू पानी। रमज़ान में तो इतना महंगा हो गया था कि जैसे पता नहीं यही कोई सोने। नींबू पानी जो है वो आपके 1 से 2 गिलास दिन में लाजमी बरसात के मौसम में होना चाहिए, विदाउट किसी सिरप के। जो रेड सिरप हम बहुत डाल के पीते हैं ना, वो रंग बिरंगे शरबत, वो भूख खत्म करती है। गोले गंडे बाहर से ना गाय, मुख्तलिफ किस्म के फलूदाज आ गए हैं। कह रहे हैं डॉक्टर साहब, जब हम बाहर निकलते हैं ना, गर्मी को देखते हैं और सामने वो ठंडी ठंडी चीज़ें देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली इंसानी नेचर ऐसे है कि उसकी तरफ मैं भी उसमें ये है कि जो बर्फ़ यूज़ कर रहे हैं वो किस पानी की है वो हमें नहीं पता ना। हम शौक से वो खा लेते हैं, ठीक है। 600-600 रुपए का उन्होंने गोला गंडा बना के पता नहीं क्या ऊपर बादाम डाल देते हैं, ट्रैक्शन पैदा कर दी ना। अब वो जो बर्फ़ है वो किस पानी से जमी है, ठीक है। फिर हमें हैजा ना हो तो क्या हो, हमें मोशन ना लगे तो क्या हो, हमें वॉमिटिंग ना हो तो क्या हो। इन चीज़ों से अवॉइड करें। बहुत बड़ी बड़ी जगह के ऊपर ठेले लगे हुए, मगर मक्खी मच्छर इधर ही बहुत ज़्यादा। हम असली पैसे दे के बीमारी खा के आ जाते हैं बीमारी को। तो इसको आप देखें कि घर में भी हम जो है मिनरल वाटर पी रहे होते हैं और टैप वाटर से बर्फ जमा लेते हैं और फिर हमें बीमारी हो जाती है। ये पीने के लिए मिनरल है, और अगर बर्फ रखनी है तो नल के नीचे किया पानी भरा। इसकी भी अगर आपने मिनरल पिया तो फिर उससे ही से आप बर्फ भी आप करें, ठीक है ना। बर्फ से अच्छा नहीं, वैसे आप पानी फ्रिज में रख दे, ठंडा हो ज़्यादा बेहतर है। मटके में उबला हुआ पानी सुबह मटके में डाल दें, वो सारा दिन ठंडा रहता है, ठीक है। और उससे आपके पैसे भी बचते हैं, और बरसात के जितने भी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो आपको नहीं मिलते। तो एक मतलब 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है। रात को जो है आप 10 kg पानी कर लें, सारा दिन आप पी लें, सुबह जो है
फिर उसको उबाल लें और रात को रख दें ओवरनाइट, सुबह उसको वाइट कपड़े में छान के अच्छा, एक ये बताइएगा कि हम जब खाना बना रहे होते हैं, वही बात कि पीने के लिए तो मिनरल वाटर है, लेकिन खाना बनाना और बर्फ़ के लिए हम नल का पानी यूज़ कर रहे थे, तो ये जो खाना पकाने के अंदर भी हम दूसरा पानी यूज़ करते हैं, उससे भी उसका महविश कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो पक जाता है ना, वो गर्म हो जाता है, बॉइलिंग तो हमने वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मगर अपनी टैंकियाँ कभी साफ़ करा लिया करें, उसमें छिपकलियाँ, काकरोच मरे होते हैं, नीचे जो टैंक है उसमें इतनी वो लई जमा होती है, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा उसकी सफाई कराएं, आप देखें बाल्टियाँ गंद की निकलेंगी। वो हम भूल जाते हैं। अच्छा, जो छत पे वो टैंकी रखी हुई, उसका हवा आई तो ढकना उड़ गया, तो वो उसी तरह ही हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आप देखें कुल्ली करते हैं, आप वुज़ू करते हैं उसी पानी से, मुंह में पानी तो कैसे नाक में डाल रहे हैं। अब नगलेरिया एक बहुत मशहूर नात खान जो है वो फोत हो गए थे, दरे नबी पे पड़ा रहूँगा, उनकी बड़ी मशहूर नाम मेरे जहन से निकल गया, अल्लाह ताला जन्नत में घर दे उन्हें। तो बहुत ही क्लास के नात खान थे, तो वो अपने स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, वो नगलेरिया गया और वो डेथ हो गई। तो कहने का मकसद है कि ये गंदगी जो है ना बेसिकली वो बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से आती है। अच्छा, इसी में एक और चीज़ बताइएगा कि बहुत सारे लोग कंबाइंड स्विमिंग पूल में जाते हैं इसी गर्मी में, इसी मौसम में, कि वहाँ ज़रा चलें थोड़ी देर ठंडक ले लेते हैं, तो इससे भी जो डिजीज़ है वो आ सकते हैं। उसमें अगर वो पानी रोटेट कर रहे हैं ना, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। ठहरे हुए पानी में सब नहाएंगे तो फिर बीमारियां वही हो जाएंगी। और उसमें ये कि कुछ केमिकल डाला जाता है, पिंकी वगैरह, तो वो साफ़ होता रहता है, ठीक है। जब भी आप नहाने के लिए जाएं, एक तो गॉगल्स होने चाहिए और पहले शावर होनी चाहिए, शावर लेके जाएं, कान वाले एयरबड्स होने चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आप नहाने जाए। जब मार दें, आंखों में भी वही गंदगी आपके आ रही है, कानों में भी जा रही है, नाक में भी जा रही है, तो कोशिश करें शावर लें स्विमिंग के बाद फिर शावर। आज हम बात करें आपके हेल्थ के हवाले से कि मौसम बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, कैसे उनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, हेपेटाइटिस की आप बात कर रहे थे, ए और ई, ये क्यों हो सकता है, या ये कितना खतरनाक है और कैसे इसका इलाज किया जाए? ज़्यादातर तो बी और सी लोगों ने सुना हुआ है, ए और ई बहुत कम। ए और ई जो है वो 99.9 लोगों को हो के खुद ब खुद ठीक भी हो गया, सबको हुआ। अच्छा, ये हाँ, ये ऐसा है। मगर ये कि अगर ये ज़्यादा बिगड़ जाए तो फिर ये कि इसमें भी आपको मोशन और उल्टियाँ बहुत ज़्यादा, और गंदे पानी जो हम पी लेते हैं बाहर से, जो हम जूसेस पी लेते हैं, शक्कर कोला पी लेते हैं, उनसे ये गंदगी की वजह से जो है ना ये फैलते हैं दोनों, ए और ई जो है, तो ये बाज़ दफ़ा ख़तरनाक हो सकते हैं। अच्छा, मैं जब देखती हूँ मुझे नहीं समझ, ये जो आपने बाहर के जूसेस की बात की ना, मुझे नहीं समझ आती लोग कैसे पी लेते हैं। मैं गलती से एक दफ़ा ऑफिस आते हुए ना, तो ऐसी ना वो भूख सी फील हुई ना, तो मैंने कहा चले वहाँ से शेक ले लेती हूँ। मैंने जब उसका जग देखा ना, मैंने कहा भाई रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, भूख ठीक है, भूख ठीक है, मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती। अब उनका कारोबार चलता है तो वो वहाँ पे खड़े हुए थे ना, बिल्कुल ऐसे तो अब वो पूरी मतलब एक फूड स्ट्रीट थी जहाँ पे वो बंदा था, तो आई डोंट थिंक सो लोग कैसे पी लेते हैं। और आपने कभी उनको बर्फ़ कूटते हुए नहीं देखा? ट्रक की जो ट्यूब होती है ना, उसमें बर्फ़ डाल के वो कूट रहे। तो मैंने कहा भाई रहने दे तू, तो आई डोंट नो ये लोग कैसे इसको पी लेते हैं। ये देखें ना कि ये ठेला को चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है। कोई भी ठेला बाहर जाके सड़क पे लगा लेगा, शक्कर कोला बेच रहा है, उसमें से क्रीम डाल, पूरी ना फूड स्ट्रीट है, यानी कि उनको वो तो चेक एंड बैलेंस देखें। लाइसेंस जो है फूड अथॉरिटी का काम है कि उनके पास होना चाहिए, चेक करे, वो सामने अवेजा करे। रेस्टोरेंट तो वहाँ जाके तो चेक कर लेते हैं कि कितनी सफाई है, इनको भी चेक किया। ये बीमारियों के गढ़ है ना, मतलब ज्यादा लोग वहाँ से, छोटा जितना कारोबार है ना वो गंदगी बेच रहे हैं, उसको किसी तरह सेटअप में लाइनअप में लेके आए कि ये भी, अब स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियां तो हो गई हैं, मगर अभी भी आप देखें कि बाहर जो है ना वो दही भल्ले, चना चाट और गोला गंडा और मुख्तलिफ कलर के, पता नहीं कितने कलर उन्होंने डाले होते हैं, तो रंग बिरंगे, बच्चों के गले ख़राब, नज़ला ज़ुकाम खांसी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लाजमी होता है। ये फौरी तौर पे वायरल इन्फेक्शन है और 5 से 10 दिन ये ले जाता है, 7 दिन ले जाता है। आप एंटीबायोटिक खाएं, मेडिसिन ना खाएं, फिर भी ये इतना टाइम ले जाता है। तो माँ बाप फौरी तौर पर वो दवाइयों की तरफ भागते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, अपने डॉक्टर से पूछ के हल्की फुल्की कोई उसको मेडिकेशन करनी है, अगर बुखार बहुत हाई ग्रेड है देन आप दें। अपने से एंटीबायोटिक भी लिख के ले आते हैं, वो बच्चों को शुरू करा देते हैं। आपको पता नहीं आपके बच्चे का वेट कितना है, एज कितनी है, उसमें कितनी उसको मेडिसिन की डोज देनी है, ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ये सारी चीज़ें पूछ के देन वो आपको प्रिस्क्राइब करता है कि बच्चे का वेट कितना है, हाइट कितनी है और उम्र कितनी है। तो ये हम लोग इन चीज़ों से, वो आप वाली बात है कि मेडिकल स्टोर वाला हमारा डॉक्टर है,
वो हमें 200-300 रुपये में सारी चीज़ें कर देता है, दैट्स ऑल। डॉक्टर ਨੂੰ ਜਾ के 1000 रुपये फीस वो देने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये है कि बरसात के मौसम में कोशिश करें एक तो उबला हुआ पानी, ठीक है, और स्टॉक की हुई कोई खुराक ना खाएं फ्रिज में, सही। ज़्यादा गोश्त ना खाएं। अभी तो डॉक्टर साहब लोगों के ईद का गोश्त ईद चल रही है, चल रहा है, आपके लिए गोश्त ना खाएं। देख लें कि लाइट अगर ज़्यादा जाती है तो उसको जल्दी ख़त्म करें, हाँ प्लीज़, क्योंकि वो भी कई दफ़ा 8-8 10-10 घंटे लाइट चली जाती है। तो इसमें कोशिश करें कि जो सीजनल सब्जियां हैं जिसमें आजकल टिंडा बहुत ज़बरदस्त है, कद्दू आपके किडनी के लिए बहुत अच्छा है, कद्दू का जूस निकाल के पी लें। कद्दू का तो हलवा इतना यमी बनता है। जो घिया कद्दू मैं कह रहा हूँ उसका, उसमें उसका जूस आधा कप डेली जो पिएगा ब्लड प्रेशर कंट्रोल, जी वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, उसका जूस रोज़ाना एक कद्दू लेके उसका जूस निकाल लें ग्राइंडर में डाल के ना, तो उसको कपड़े से छान लें, आधा कप निकल आएगा, तो वो आप पिएं, वो आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड थिन करता है। अब ये आपके इर्द गिर्द सारी दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, आप केमिकल खाना, ऑर्गेनिक चीज़ों, ऑर्गेनिक है, तो उसको साफ़ सुथरा धो के, और बर्तनों को जो है ओवरनाइट आपने गंदा नहीं छोड़ना, सुबह धो लेंगे। हाँ, और वॉशरूम के बाद 30 सेकंड अपने हाथ धोए हम बाहर, और ऐसे करके बाहर आपने वाटर बंद कर देना है, और अच्छी तरह जो भी आपके पास लिक्विड है, सोप है, आप 30 टाइम आगे से पीछे से उंगलियों से सारी एक एक उंगली को आप करें। और ये बच्चों को आदत अगर आप बचपन में डालेंगे तो बड़े होते तक वो याद रखते हैं। अपने सामने आप करें कि बेटा मैं इस तरह कर रही हूँ, आप भी इस तरह करें, मगर पानी बंद कर दें, पानी 30 सेकंड वो आप ज़ाया करते रहते, उसके बाद उसको कहें कि पहले वो पानी की कमी हो रही है, सिंतास मुआदे के रोले चल रहे हैं। तो इसमें ये है कि हैंड वॉशिंग जो है इस बरसात के मौसम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो गंदगी हम हाथ में, कानों में, आंखों में मार लेते हैं सारी, तो बार बार चीज़ें आती हैं। चीज़ बताइएगा कि चूँकि इस मौसम में अब एक अजीब सी नमी भी होती है बरसात के इस मौसम में, मोस्टली वो लोग जो एसी का बहुत यूज़ करते हैं, यानी कि ऑफिस में है तो एसी, गाड़ी में है तो एसी, घर में है तो एसी, तो क्या वो लोग भी डिहाइड्रेट हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा, ये आपके जिस्म से जो है वो नमी खींच लेता है एसी। और सर्दियों में आप जब हीटर लगाते हैं तो कहते हैं पानी का डब्बा इसके आगे रखें ताकि नमी रहे ना जिस्म में। तो कोशिश करें कि जितना कम से कम, मगर हमें हर चीज़ में आदत पड़ गई है और हम सूरज का सामना नहीं करते, जिसकी वजह से जोड़ों के अमराज, जोड़ों की दर्दें, थकावट, जब आप एसी में सुबह उठते हैं तो उठने की बड़ी मुश्किल कोशिश करते हैं। मुझे ये 2-3 दिन से फ्रोजन शोल्डर का इशू हो रहा है, इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि कंबल को लपेट के तो वो गर्म रहे। आपने तेज़ बॉलिंग ना कराई हो। मैंने बॉलिंग नहीं करवाई, तो बस ये जो एसी के कारनामे हैं, एसी के कारनामे हैं, उसमें ये कि अर्लियर हुडी आप देखें कि बच्चों को हमने आदत डाल दी, कभी वो बच्चे सो ही नहीं सकते एसी के बगैर, पंखे वाले कमरे। हमने तो बड़ी चीज़ें देखी हुई ना, ठीक है, छत पे भी सो गए पंखा लगा के। मैं अभी भी गांव जाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ, क्योंकि हमने ना वो खुली फिजा, यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं। लाहौर में अभी भी ट्रेंड है। हाँ, तो मैं जब गांव जाती हूँ तो मैं अम्मा को कहती हूँ मैं छत पे चारपाई डाल, बहुत मजा, वहाँ मैंने वो जो फर्शी पंखा है ना वो लगा के, तो मैंने छत पे सोना है। और यकीन करें जब गाँव जाते हैं तब देखते हैं खुला साफ आसमान, तारे नजर आते हैं। चांद तारे पहले बहुत होते थे, अब तो नजर ही नहीं आते। यहाँ शहरों में तो बिल्कुल नजर नहीं आते, इतनी है आलूदगी की वजह से। अब जिसको दमे का मर्ज वो इस आलूदगी में, उसके लिए बहुत मसला है। कोविड में हमें पता चला कि मास्क भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। वरना उससे पहले अगर किसी ने पहना होता था, डॉक्टर साहब आपको बच्चे से याद होगा, बल्कि ये हम खुद भी अगर किसी को देखते हो कहते हैं ये हाय कितना बीमार होगा इसने मास्क लगाया, या डॉक्टर पहनता था। इसके अलावा तो मास्क का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। नहीं, अभी भी जो है ना, ये एक तो हैंड वॉशिंग वाली एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए, और मास्क जो है हमारी जेब में होना चाहिए। उसमें ये है कि रोज़ाना एक मास्क ले, उसको 10 दिन ना चलाएं। हाँ, उसको धो के कई लोग दोबारा पहन लेते हैं, इंतहाई खतरनाक। अच्छा, वो जो कपड़े वाला एक लोगों ने रखा होता है, खासकर खवातीन की मैं बात करूँ, वो जो नकाब वगैरह कुछ करती हैं तो वो भी धोती नहीं है ना उसको, वो गंदगी है, वो एक तो आपकी ऑक्सीजन रुक जाती है, उसके मसाम बंद हो जाते हैं, उसको वॉश करें। मतलब डिस्पोजेबल ले लें तो ज़्यादा बेहतर है कि उसको फेंक दिया जाए तो ज़्यादा है। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो डिस्पोजेबल आके उसको डिस्ट्रॉय कर दें, ना कि आपका कोई बच्चा पहन ले। स्टोर नहीं करना, हाँ, स्टोर नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये कि हैंड वॉशिंग, ये मास्क, ये चीज़ें जो है, और रोज़ाना का गुस्ल जो है वो आपको गर्मियों के मौसम में ज़रा जो नॉर्मल वाटर, जी बिल्कुल आप इस तरह करें, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। उसकी अगेंस्ट आपका इंटेक अपने पूरे दिन में नज़र दौड़ाएं तो क्या है, सोचा जाता है 6 से 8 गिलास,
फिर यूरिन ट्रैक में आपके जलन होती है, तो फिर आप कहते हैं जी हमें यूटीआई का मसला बार बार रिकरेंस, खासतौर पर लेडीज़ जो घरों में बहुत ज़्यादा काम करती हैं उनको बहुत मसला है। वो नींबू पानी की बोतल बना के रखे, आते जाते पिए। एक तो मूड अच्छा होगा, गुस्सा कम आएगा, विटामिन सी मिलेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा, खून पतला होगा। इसके इतने फ़ायदे हैं। आजकल 150 रुपये किलो है। तो और आपने वो तो बड़ा अच्छा तरीका भी बताया था कि उसको आपने निचोड़ के और क्यूब्स बना के स्टोर कर ले। मैंने ऐसी किया रखा। जिस दिन हमने ये शो किया, क्योंकि वो अक्सर मैं जो ना ज़्यादा तादाद में लेमन मुझे बाहर फेंकने पड़ते थे क्योंकि ख़राब हो जाते थे। तो जिस दिन हमने शो किया उसी दिन में जाके मैंने उनको निकाला और सारा थोड़ी सी मेहनत तलब है, मगर ये कि बाद में इजी हो जाता है। गिलास पानी लें, क्यूब्स डालें और पी। तब ये मेहनत वाकई लगी, लेकिन वो मैंने क्यूब्स बना लिए तो यकीन कर इतनी मुझे खुशी कि अब तो ना उनको बार बार काटना पड़ता, बस निकाला क्यूब पानी में डाला और पी लिया। बड़ा आसान है। ये लोग जो है ना 2-3 किलो ला के उसके क्यूब्स मालें और डाल के पानी, जब भी बच्चे ने भी पीना उसको भी डाल दें। तो आपको विटामिन सी जो है वो वाफर मिकदार में, फिर आपके पास आम है, फिर आपके पास आलू बुखारा आजकल बड़ा ज़बरदस्त आया हुआ है। ये आपके जिगर को बहुत ही डिटॉक्सिफिकेशन, जो गंदगी है उसको मसला ये है ना कि जो आप फ्रूट्स बता रहे हैं ना, ये माशाल्लाह बड़े हेल्दी हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ पे माफिया है ना, जिन्होंने जिस पे ये कोई चेक एंड बैलेंस नहीं देखें। अब इवन हम डेली वेजेस को छोड़ें, जो बेचारा सफ़ेद पोश तबका है वो नहीं अफोर्ड कर सकता। कैसे वो ये इतना फ्रूट, मैं भी 500 रुपये के 600 रुपये किलो वो डब्बा मिलता है। खीरे के रेट पूछ के मैं परेशान हो गया। खीरे का रेट इतना, खीरा मंडी में है कि आपकी गाड़ी गुजरे तो हर तरफ खीरा ही खीरा है। मैंने कहा भाई कैसे केजी है? कहता है 200 रुपये किलो। हालांकि वो 20 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 रुपये का 5 किलो मिलना चाहिए। और वो इतना डायरेटिक फल है, जिन लोगों को गुर्दे में पथरियाँ भी गर्मी के मौसम में, बरसात में बनती हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, उनको चाहिए कि खाने से पहले 2 खीरे जो है वो अच्छी तरह धो के छिलका उतार के, लोग छिलके के साथ ही खा लेते हैं, ठीक है, छिलका उतार के आप खाएं। तो उसमें ये है कि लेमन ऊपर स्क्वीज़ कर लें, तो ये आपके गुर्दे की पथरी को भी निकाल। इस समय क्यों नहीं खा सकते? मतलब आप उसमें पैरासाइट्स बहुत ज़्यादा स्प्रे हुआ है ना, तो आप धो के अच्छी तरह साफ कर ले। अल्लाह ताला ने क्यों छिलके रखे हैं फ्रूट्स में? अंदर वो अंदर आप केले को देखें ना, आप छिलकों की फादियत बता रहे होते हैं ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप देखें केला देखें कैसे अल्लाह ताला ने बंद किया। अब जो उसका केले का छिलका है उसको आप अपनी स्किन पे मारें, आपका देखें हाइड्रोफेशियल कैसा ज़बरदस्त होता है। आपको 5 मिनट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हिकमत रखी है, मगर ये कि टेक्निकली हमें उसे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग बारिश में उनको भीगने का, नहाने का बड़ा शौक होता है, खासकर ये जो गर्मी है इसमें, तो जैसे ही वो देखते हैं अच्छा बारिश शुरू हो गई, हमारे बहुत सारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो बारिश में भीगना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें मुसलसल बुखार या खांसी होना शुरू हो जाती है। इसकी क्या वजह? इसकी वजह देखें कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो ट्रिगर कर जाता है ना, तो आप कोशिश करें, अगर बरसात में नहा चुके हैं तो घर में आके शावर लें अगेन अच्छी तरह, ठीक है, नीम गर्म दूध जो है शहद डाल के पिएं, ताकि इम्यूनिटी आपकी दोबारा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो सके। बाहर यख पानी है, आप उसमें नहा के फिर ठंडे गर्म हो गए, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है। कुछ लोगों को बारिश के पानी से एलर्जी होती है, वो क्यों? उसमें ये है ना कि बारिश का पानी, वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप स्टॉक करके रख लेते हैं, बहुत सारी बीमारियों की शफा है। उसको अगर आप पीते रहते हैं तो इतनी शफा है उसमें कि उस पानी जैसा तो दुनिया में पानी, आब ज़मज़म तो पहले नंबर पे, मगर बरसात के पानी में भी आप कोशिश करें कि अगर उसको साफ़ पानी में डब्बे में जमा कर लेते हैं तो उसको आप पीते हैं, तो आपकी मुख्तलिफ बीमारियां, जिस्म की टॉक्सिन्स जो हैं वो निकल जाते हैं। तो ये कोशिश करें कि बरसात के मौसम में जिन लोगों को दाने, फिंसियाँ, फोड़े ज़्यादा निकलते हैं, वो बरसात का पानी अपने जिस्म पे लगाएंगे तो वो जल्दी तो ये एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी मैंने ये बताया ना कि सेंसिटिविटी है आपकी बॉडी की, हर चीज़ से किसी ना किसी बंदे को सेंसिटिविटी। क्योंकि मुझे बारिश बहुत पसंद है ये सवाल मैंने अपने लिए पूछा, तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे कि बारिश का पानी लगा नहीं है मेरे ऊपर, कि बस वो ऐसा लगता है कि वो रेड दाने, या ख़ासकर मैं हाथों की बात करूं, जैसे अभी फट जाएंगे, इस तरह वो रेड और स्वेल होना शुरू हो जाएंगे और बॉडी पे भी बॉडी सेंसिटिविटी होती है। और बाज़ दफ़ा ना बॉडी में तेज़ाबियत ज़्यादा आ जाती है बाहर के खाने की वजह से, फास्ट फूड। डॉक्टर साहब, मैं नहीं खाती बाहर के खाने ज़्यादा, आप मेरे नूडल्स के पीछे पड़े हुए वो गलती से एक बार देख लिए थे आपने, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाती बाहर के खाने। ठीक है, चले मैं आपको बताऊंगा कब कब आपने याद गिनते रहे, अगले शो में बताइएगा। महविश, इतनी बार तुमने बाहर का खाना खाया? उसमें ये है ना कि महविश देखें, जितने हम बाहर के फास्ट फूड खाते हैं उसमें केमिकल है। उसमें जो सॉल्ट चाइनीज़ मना किया गया, वो उसके बगैर जाके ही नहीं बनता। वो आपकी बॉडी को नुकसान कर रहा है। क्यों कहा गया कि वो कैंसर का बायस बन रहा है, छुप छुपा के वो अभी भी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि बैन हो गया, वो जब उससे पूछो वो कहते हैं इसके बगैर जायका ही नहीं बनता। तो अब जायका हम देखें या अपनी जान देखें।
तो हमारी जान ही मुझे लगता है खराब हो जान रही है, ज़्यादा जायका तो हम important। खाते जा रहे हैं। जायका तो डॉक्टर साहब सिर्फ ज़ुबान की हद तक है, हलक से नीचे गया टेस्ट ख़त्म। हो गया बिल्कुल। तो उसमें ये है कि आप एक पिज़्ज़ा ही ले लें, क्योंकि पिज़्ज़े की बीमार है बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं आप खुद देखें। तो अब वो आप सॉल्ट नहीं डालते तो वो कहते हैं जायका नहीं बनता। तो अगर घर में पिज़्ज़ा बना लिया जाए तो बना लें, वो अच्छा है। मतलब अपने घर में अगर साफ़ सुथरा बना सकते हैं। वाइट चीज़ें जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। नमक, चीनी और बेकरी आइटम्स, तीनों जो है ना, अगर बहुत मकदार में खाई जाएंगी तो हमें प्रॉब्लम। बाज़ घरों में आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पे बेकरी से ब्रेड तो आ रही है, ठीक है, ब्रेड में जो केमिकल डाला जाता है वो हमारे जिस्म को फुला देता है। उसमें एक केमिकल डाला जाता है जो कि पेड़ा एक लेते हैं तो वो फूल जाता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आवाम को कोई मशवरा दे दें कि इस बरसात के मौसम में अपना ख्याल रखें, लेकिन कैसे? बरसात के मौसम में कोशिश करें कि साफ़ सुथरी ग़िज़ाएँ खाएँ। फ्रिज में स्टॉक किया हुआ जो है वो खाना आपने नहीं खाना। अगर होटल्स में भी जाएँ तो कोशिश करें कि सलाद और रायता अगर ताज़ा है तो खाएं, वरना सुबह का वो बना होता है, मक्खियाँ उस पर डली होती हैं तो वो भी आपको बीमारी कर देती है। ताज़ा खाना बनाएं, उतना ही खाना बनाएं जो सारा दिन आप खा सकें। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, पूरे प्रोग्राम जो है, पूरा सेगमेंट 1 घंटा जो डॉक्टर साहब ने आपको बेशुमार मशवरे जो हैं वो दिए हैं कि कौन सी चीज़ खानी है, किससे अवॉइड करना है, कैसे एहतियात करनी है, कि कौन सी चीज़ किस तरह से आपने कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है। तो आई होप अगर आप अंडरस्टैंड कर जाएँ तो डिफरेंट जो बीमारियां हैं उससे आप महफूज रख सकते हैं। जान है तो जहां है, सेहत का खास कर ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने